आईटी में होगी सबसे बड़ी शॉर्ट कवरिंग। कल सब लोग शॉर्ट करके गए आईटी को, क्योंकि सबको लगा कि वो इन्फ्लेशन डेटा के बाद फेड आके बोल देगा कि नहीं अभी रेट कट वगैरह नहीं हो सकता है। आईटी के लिए सबसे बड़ा क्यू ये था ना, रिसेशन प्लस रेट कट, मतलब आप समझ लीजिए आज आईटी के बल्ले बल्ले। आज मुझे हैरानी नहीं होगी आईटी इंडेक्स 3% ऊपर चल जाए तो। निफ्टी आईटी अब 2% ऊपर आ गया। निफ्टी के टॉप गेनर्स सबसे ऊपर टेक महिंद्रा करीब 2.5% ऊपर, फिर हिंडाल्को। तो आईटी, बैंक्स और मेटल्स बेसिकली पूरा का पूरा मार्केट में एक अक्रॉस द बोर्ड तेजी का तड़का। 3% की रैली आज एक्सपेक्ट कर रहा था आईटी में सुबह सुबह। ये और ये जो कमेंट्री थी ये 8 बजे की थी, बात की नहीं थी। उस समय जो एक व्यू लिया गया था, क्योंकि आईटी में बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग रैली पॉसिबल थी, और क्योंकि कल जुड़े थे शॉर्ट्स यहाँ पर। ओके 3% से ज़्यादा की रैली आईटी इंडेक्स में। चलिए खैर बात करेंगे उन सब की तरफ, लेकिन सबसे पहले तो आप सभी को गुड आफ्टरनून। हर्षदा वीरू और मैं रहेंगे अगले 1.5 घंटे आपके साथ कमाई का अड्डा में, और 22,000 की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं निफ्टी पर। जी हाँ, इस तेज़ी का अगला पता, अगला माइलस्टोन लिख लीजिए 22,000। ये सिलसिला जारी रहेगा। और एक और चीज़ होती है हर्षदा, एक तो कल लॉन्ग जिन्होंने कैरी किया, जो हमने कल एक व्यू लिया था कि लॉन्ग कैरी करिए, उसमें पैसा बना होगा। प्लस एक और व्यू ये लिया गया था कि आज सुबह खुलने के बाद भी आप बाय करिए, उसमें ही पैसा बनेगा आपको। 21,150 की उस कॉल में वो 4 गुना हो गई वो कॉल। यहाँ पर मैं एक और चीज़ बोल रहा हूँ, वापस बोल रहा हूँ, जिन्होंने मिस कर दिया वो फिर सुन लें। 3 दिन का फॉर्मूला इस समय मार्केट में, मैक्रो फैक्टर के बाद पहले दिन तेज़ी, ये तेज़ी कल जारी रहेगी, और मंडे को आपको एक और गैप अप मिलेगा, और मंडे को आपको प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलेगा फिर से। ये पिछले 3 दिन की रैली अगर आपने मिस कर दी तो आज के गैप अप के बाद वो नई 3 दिन की तेज़ी शुरू हुई है। ये मैक्रो में हमेशा 3 दिन का फंडा होता है। मैं यहीं से बता रहा हूँ आपको कि कल फिर तेज़ी होगी मार्केट में, और मंडे को मैं छुट्टी पर हूँ वैसे, लेकिन मंडे को गैप अप मिलेगा, उसमें आप प्रॉफिट बुक करिएगा अगर आपको नियर टर्म में प्रॉफिट बुक करना है। और शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना है इस मार्केट में। शॉर्ट करेंगे तो देखिए क्या होता है मार्केट में। ये किसी भी लेवल पर आप शॉर्ट करके देख लीजिए, सेफ नहीं है मार्केट में कहीं भी शॉर्ट करना है इस मार्केट में। अब वो जैसे केडिया साहब ने गाना गाया था ना, शॉर्ट करेगा तो गॉड भी नहीं बचाएगा। ये मार्केट एग्जैक्टली वैसा है। बिल्कुल बिल्कुल। आज सुबह रामदेव जी भी यही कह रहे थे हर्षदा कि इंडिया में जितने मल्टी बैगर्स मिले ना और कहीं नहीं मिले। तो इंडियन मार्केट खैर एकदम अलग लेवल पर है। लेकिन अब आज की स्ट्रैटेजी पर आते हैं, और क्योंकि पहले निफ्टी आईटी की बात करते हैं। क्या निफ्टी आईटी में तो तेज़ी आ गई, उसका कोई इशू नहीं है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर और भी तेज़ी होगी। उसके 2 कारण हैं। अगर आपने कल फेड की स्टेटमेंट को थोड़ा अच्छे से पढ़ा होता तो उसमें जो चीज़ निकल कर आई है, एक तो रेट कट्स होंगे और दूसरा रिसेशन नहीं होगा। ये कॉम्बिनेशन सबसे बड़ा खतरा था टेक्नोलॉजी कंपनी। एग्जैक्टली दो चीजें थी, एक तो अर्निंग्स पे रिस्क, एक वैल्यूएशन पे रिस्क। अर्निंग्स पे रिस्क खत्म होता है अगर रिसेशन आए, वैल्यूएशन पे रिस्क खत्म होता है अगर रेट कट शुरू हो जाए। तो बस ये सिंपल चीज़ थी। जहाँ तक निफ्टी की बात है, मेरे ख्याल से 21,250, मैं तो ये व्यू लेके चल रहा हूँ कि 21,250 के ऊपर आज की एक्सपायरी पॉसिबल है। और आप अभी भी अगर आप चाहें ना, एक चीज़ कर सकते हैं, अब आप अपनी उस 21,150 की कॉल में, जो सुबह की 21,150 की कॉल थी, 15 रुपये पे थी वो, मेरे ख्याल 50 रुपये करीब होगी अब वो, उसमें प्रॉफिट बुक करके आप 21,200 की कॉल में आ सकते हैं। ये एक तरीका होता है मार्केट में, क्योंकि मुझे अभी भी लग रहा है कि 21,250 तक जाने का पोटेंशियल है यहाँ पर, और छोटी बड़ी हर गिरावट में खरीदारी करें, उसी में आपका पैसा बनना है। और एक चीज़ बैंक निफ्टी में भी एग्जैक्टली वही रैली जो एक्सपेक्टेशन थी, 800 पॉइंट की रैली दिखी बैंक निफ्टी में, और मुझे हैरानी नहीं होगी यहाँ से भी अगर आपको और 200-300 पॉइंट बैंक निफ्टी में जुड़ते हुए दिखाई दे तो जोरदार एक्शन देखने को मिलेगा। निफ्टी का पता जैसे हम आपको कह ही रहे हैं 22,000, और साथ ही साथ निफ्टी बैंक का 50,000। तेजी है, तेजी स्क्रीन पर है, और इस तेजी को बस आपने एंजॉय करना है। अनुज, एक चीज पर क्लैरिटी, जो आप कह रहे हैं कि सोमवार के बाद या फिर सोमवार के दिन आपको कुछ मुनाफा वसूली का मौका मिलेगा, ये स्पेसिफिकली शॉर्ट टर्म एकदम छोटी अवधि वाली ट्रेडर्स के लिए? एब्सोल्युटली, जिन्होंने आज सुबह लिया, जो हमारे साथ इस तेजी को पूरा कैरी कर रहे हैं, उनको 22,000 और 50,000 से पहले कोई डर नहीं है। लेकिन जिन्होंने आज सुबह गैप अप पे लिया है, ये उनके लिए बात हो रही है कि आज कैरी करें पूरा, कल कैरी करें और मंडे के गैप अप के बाद बेचें। ये मैं स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए कह रहा हूँ। ये जो चीज़ यहाँ पर डिस्कस हो रही है वो। तो लॉन्ग टर्म निवेशक जो बाजार की इस तेजी का हिस्सा हैं वो बने रहें, लेकिन हाँ, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिहाज से वो इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो शायद आपको मुनाफा वसूली का मौका मिलेगा
सोमवार को। लेकिन क्लियरली मूड माहौल अच्छी खासी तेजी का, अच्छी खासी बढ़त का, और अनुज ने आपको साफ कह दिया है कि यहाँ से वो तेजी की पोजीशंस आपने कैरी ही करनी है। ध्यान रहे 21,210 दरअसल आज का हाई था और उसके ऊपर की क्लोजिंग की उम्मीद बन रही है। वायदे बाजार में क्या कुछ उभर कर आया, क्योंकि आज रौनक जो है वो चौतरफा है। वीरू, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या स्पॉट किया आपने? हर्षा गुड आफ्टरनून, अनुज गुड आफ्टरनून। अभी एक दिग्गज रिलायंस की बात मैं करूंगा हर्षा, क्योंकि डेटा अच्छा है, प्लस विद स्टेड डिस्क्लेमर कि इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, बट टिपिकल फ्लैग पे ये रोटेट करता हुआ और ओआई रीशंस बहुत स्ट्रॉन्ग, और लगभग बीते 1 घंटे के स्विंग में जो 30 पॉइंट का निफ्टी को और मिला है, रिलायंस का बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन है। 2470 पे ट्रेड करता हुआ ये इस वक्त टिपिकल फ्लैग पे, और 6 दिसंबर से लेकर लगभग आप समझ लीजिएगा कि 12 दिसंबर के बीच में जितनी कैंडल्स थी उनके हाईज को क्रॉस करता हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, ये अपना सितंबर 1 और 2 वीक के स्विंग हाई को भी क्रॉस कर रहा है, जहां पर इसने 200 डिमा को वॉलेट किया था। सिर्फ मैं स्टैट से बातचीत कर रहा हूं, यहाँ पे 2500 की और स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल्स में शॉर्ट कवरिंग विजिबल है। सो पॉसिबल जो निफ्टी का अपस्विंग है उसमें कंट्रीब्यूट निफ्टी कर सकता, रिलायंस कर सकता है। डेटा इस वक्त का अच्छा है, स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग विजिबल है अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। कल इसने लो लगाया था 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक हो गया रिलायंस। उसके बाद नौकरी आपकी स्क्रीन पे आएगा, डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग, स्विंग अच्छा है, और आपकी स्क्रीन पर ये जब चार्ट स्क्रीन पर आएगा आप इसके डेटा देखिए, नीचे 5% ओआई बिल्डअप अभी चला है। आप कह सकते हैं कि 6.5% ऊपर है, लेकिन ये एक मल्टी मंथ ब्रेकआउट है। फरवरी 2022 में एक ब्रेकडाउन हुआ था इस लेवल के नीचे, वो था करीब 5130 का। एग्जैक्टली आज उसको बाइसेक्ट कर दिया, यानी फरवरी 2022 के बाद के अब तक के हाईएस्ट लेवल पे, विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स एंड विद स्ट्रॉन्ग वेरिएशन इन डेरिवेटिव्स। इन्फो एज। उसके बाद तीसरा स्टॉक लूंगा मैं टेक महिंद्रा, इसका उल्लेख मैंने सुबह भी किया था। आज पूरा आईटी काफ़ी अच्छा खासा है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लोअर ट्रेजेक्टरी से बाहर निकलता हुआ। सुबह बातचीत हुई थी करीब 1250 के आसपास डे हाई पर, और यहाँ पर भी मोमेंटम, वॉल्यूम्स और शॉर्ट कवरिंग याद रखिएगा पिक किया गया था इस आधार पे कि यहाँ पे शॉर्ट्स हैं, तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग बदस्तूर जारी है, इस पर नज़र रखिएगा। और चौथा स्टॉक रहूँगा मैं यहाँ पर, सुबह जैसे ही गोल्ड के प्राइसेस में एक सब्सटेंशियल मूव देखा गया, उसके बाद गोल्ड फाइनेंस कंपनीज में अच्छा मूव था। मन्नापुरम एक बार लेके आइएगा आपकी स्क्रीन पर, 171.40 पर ट्रेड करता हुआ एक टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट है। पिछले 2 महीने में 2 फ्लैग्स से अपने ब्रेकआउट को सक्सीड किया है। यहाँ पे करीब 6% का वेरिएशन डे हाई पर ट्रेड करता हुआ, प्लस याद रखिएगा ये इसकी जनवरी 2022 के बाद सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी। तो ये 4 स्टॉक्स जहां पर मैं नजर रख के चलूंगा। हर्षदा। ओके, तो ये कुछ इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स और स्टॉक्स जिन पर आपकी नजरें होनी चाहिए। एक स्टॉक जो आपकी स्क्रीन पर आएगा, ट्रेंडिंग काउंटर्स पर मैं आती हूँ, लेकिन पहले जी एंटरटेनमेंट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि तगड़ी तेजी वाले बाजार में जहां पर चौतरफा खरीदारी है, ये काउंटर करेक्ट कर रहा है। इनफैक्ट 4.5% तक का नॉक इसने देखते ही देखते दिखाया है। 271 के लेवल्स पर अब आ चुका है, तो यहाँ पर वो गहरे क्रैक्स, और हम आपको कह भी रहे थे कि देखिए जी में आइदर वेज के बड़े स्विंग्स आते हुए दिखाई देंगे। ध्यान रहे वो सोनी जी वाली जो मर्जर की डेवलपमेंट है उस पर बाजार की नजरें हैं, और वो डेडलाइन 21 दिसंबर है। तब तक वो फाइनल सौदा हो जाना चाहिए, या फिर अगर एक्सटेंशन की मांग सोनी करता है तो देखते हैं आएगा या नहीं। लेकिन वहां पर दबाव है, दबाव के बाद कुछ रिकवरी आ रही है, वॉलेटाइल है ये काउंटर, उस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। ट्रेंड कहां पर तेजी का है? आईटी काउंटर्स जो हम सुबह में कह रहे थे, आंख बंद करके अगर आप कोई भी आईटी स्टॉक ले लेते तो वहां पर तेजी की पोजीशन बनती हुई दिखाई दी थी, और मेरे ख्याल में वही लीडर्स ऑफ द पैक है। बिल्कुल हर्षदा, और बिल्कुल जी पर जी में आप पैसा नहीं बना सकते, जी में रिटेल पैसा नहीं बना सकता। बहुत सिंपल चीज़ है ये, बड़े लोगों का गेम है, उनके पास ही रहने दीजिए। बैन में आ जाता है, आप कुछ कर नहीं सकते, शॉर्ट नहीं कर सकते, लॉन्ग में एवरेज नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक देख लें, उसके बाद आएंगे आज के क्रम पर। स्क्रीन पर रखते हैं सारे के सारे ट्रेंडिंग स्टॉक्स, और ऑब्वियसली तेज़ी वाले स्टॉक्स पर फोकस रहेगा। सबसे ऊपर आईटी स्टॉक्स दिखेंगे आपको सारे के सारे, LTI माइंट्री, इन्फोसिस, HCL टेक, और एक इकलौता बजाज फाइनेंस यहाँ पर नॉन आईटी स्टॉक। और FNO में सेल टॉप गेनर बैन से बाहर आया, एम्फेसिस, इंडस टावर और गोदरेज प्रॉपर्टीज़, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको शानदार मोमेंटम दिखेगा। गिरने वाले शेयरों में HDFC लाइफ, पावर ग्रिड, PI इंडस्ट्रीज और मैक्स फाइनेंशियल ये शामिल हैं। चलिए आपको बताते हैं हमारे साथ जो पैनल जुड़ने वाला है, फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ राजेश अग्रवाल जुड़ेंगे,
टेक्निकल कॉल्स के थ्रू कमाई कराने के लिए हमारे साथ होंगे प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, रचना वैद्य, शिल्पा राउत और जतिन गेड़िया। 2:15 पर आईटी शेयरों में जोरदार तेजी क्यों है, डिटेल्स देंगे आशीष वर्मा। 2:30 मेटल्स में क्या चल रहा है बताएंगी मनीषा गुप्ता। 2:45 पर यतिन बताएंगे वेदांता की क्यों बढ़ी मुश्किलें। 2:50 पर बिग मार्केट वॉइस में आज हमारे साथ होंगे एएसके हेज सॉल्यूशन के सीईओ वैभव सांघवी। और 3:10 पर बीटीएसडी या एसटीबीटी कॉल्स। एक और स्टॉक लेकर आइए जरा एमएनएम फाइनेंस का, उसके बाद मैं इस क्रम की शुरुआत करूंगा। एमएनएम फाइनेंस ये करीब 3-4 दिन पहले हमारे रेडार पर आया था, वो एनालिस्ट मीट के बाद, और उस दिन भी एक ये व्यू था कि उस दिन जो अगर गिरावट आएगी तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। ये एक टिपिकल स्टॉक है जो खराब न्यूज़ पर चलता है, हर बार इसका एक पैटर्न रहा है। ये देखिए, ये 2-3 दिन की गिरावट और उसके बाद आज क्या शानदार हुआ है। यहाँ पर अपने पैनल को जोड़ना शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए क्या पिक होगी इस समय की। गुड आफ्टरनून टू यू। इस वक्त मुझे पसंद है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसका सेटअप बहुत ही बढ़िया है, बेहतरीन सेटअप है। ट्रेड कर रहा है 1693 के आसपास, टॉप होगा 1682, ज्यादा नहीं। मुझे लगता है इसका जो टारगेट है कम से कम 1720 होना चाहिए। यस, महिंद्रा एंड महिंद्रा बाय। एमएनएम पर एक बाय कॉल गावा साहब ने दे दिया है। मानस, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून आशिता जी। तो देखिए, इंडस टावर में खरीदारी करने की राय रहेगी। करीब 10 हफ्ते से स्टॉक लगातार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था 195 198 की रेंज में, बट फाइनली आज ये रेजिस्टेंस ब्रीच हुआ है, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 196 के स्टॉप लॉस से आप इंडस टावर में खरीदारी कर सकते हैं और 212 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। 212 के आपको टारगेट सेट करने हैं। ऑप्शन में आप एट द मनी कॉल ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। 200 वाला कॉल ऑप्शन 9.45 पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। 6 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 15 रुपए के टारगेट आपको इस ऑप्शन में भी देखने को मिल सकता है। ओके, इंडस टावर्स ये आपका बाय हो गया। 200 की कॉल आपने ली है एट द रेट, प्लीज डायरेक्टर साहब प्रीमियम दिखाएंगे एक बार फिर से। इट्स 9 रुपये के आसपास थी मेरे ख्याल से, है ना। और एमएनएम हो गया प्रकाश गाबाजी की कॉल। अब बात करते हैं रचना जी के ट्रेड की। यस, 9 रुपये 7 पैसे थी एट द रेट 9.60। रचना जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी गुड आफ्टरनून। और मेरी तरफ से लॉन्ग ट्रेड रहेगा इन द फ्यूचर्स ऑफ एलएनटी। एलएनटी ने जो आज मूवमेंट दिखाई है ओवरऑल मार्केट की स्ट्रेंथ के साथ, तो वो 3-4-5 दिन की एक हाई को निकालने के उसमें लगा हुआ है और काफी अभी दूर है और ट्रेंडिंग काउंटर है ये, तो यहाँ पे फर्दर मूवमेंट कंटिन्यू होने के पूरे चांसेस है। फ्यूचर्स के हिसाब से 34-30 पे ये ट्रेड कर रहा है। अगर हम फ्यूचर्स पे 3400 का एसएल लगा के इसको लॉन्ग करेंगे एंड अगर हम पोजीशन को कैरी करेंगे तो हमारा यहाँ पे पहला टारगेट होना चाहिए 3475 एंड सेकंड टारगेट विल बी 3500। ओके, चलिए ये होगी बात लार्सन एंड ट्यूब्रो की। शिल्पा जी जुड़ी हमारे साथ। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून, बताइए अब आपकी क्या ट्रेड रहेगी? अनुज जी, मेरा अभी ध्यान चोला फाइनेंस में जा रहा है। चोला फाइनेंस फ्यूचर्स 1232 पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे 1210 के स्टॉप लॉस से एक लॉन्ग लिया जा सकता है, पर टारगेट स्टिल 1280 से 1300। इसको ऑप्शंस के थ्रू अगर किसी को ट्रेड करना है तो थोड़ा आउट ऑफ द मनी। इसको प्रभुदास लीलाधर में 1300 का कॉल ऑप्शन रफली 12 रुपये में ही इसको मैंने रेकमेंड किया है विद स्टॉप लॉस ऑफ 7। तो यहाँ पे टारगेट्स ऑफ 19 से लेके 25 तक एक्सपेक्टेड है। ओके, तो ये फिलहाल चोला इन्वेस्टमेंट, और मुझे याद है राजेश सातपुते का ट्रेड था, कल मेंशन किया, आज सुबह में इसका जिक्र हो रहा था। स्टॉक आज भाग रहा है 4% के गेंस। 1300 का कॉल लेने की सलाह शिल्पा ने दी है। मोमेंटम ट्रेड है ये, जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। अब राजेश अग्रवाल को भी जोड़ लेते। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका, बताइए आप क्या ट्रेड लेंगे? गुड आफ्टरनून आशिता जी, जो भी पैनल है, बाकी मित्र करने सबको नमस्कार। ट्रेड के लिहाज से कहा जाए तो मैं रिलायंस के साथ जाना चाहूंगा। मध्यम अवधि में हमारा अनुमान है कि 2600 सवा 2600 तक जा सकता है, बट बहुत छोटी अवधि में भी कोई को अगर ट्रेड लेना हो एज अ ट्रेड तो मैं समझता हूँ 2530 2540 के टारगेट के साथ छोटी अवधि में भी ट्रेड किया जा सकता है। फंडामेंटल्स की बात करें, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है। केपेक्स की इंटेंसिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। दूसरी तिमाही में अगर आप देखेंगे तो ऑयल टू केमिकल्स में जो एबिटा मार्जिन था वो अच्छी बढ़त दिखा है, जहां थोड़ी सी परेशानी थी। रिफाइनिंग मार्जिन्स बढ़े हुए नजर आए और अब ऑयल टू केमिकल जो बिजनेस है वहां से कैश जनरेशन जो होगा वो आगे आने वाले इन्वेस्टमेंट में हेल्प करेगा। मैनेजमेंट ने लगातार ये कहा है कि डेट रिड्यूस करेंगे। जियो बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है और 5G रोल आउट के बाद ऐसा उम्मीद है कि टैरिफ वगैरह बढ़ाई जाएंगी और उससे उनके सर्विसेज इंप्रूव भी हो जाएंगी और नंबर्स भी बेहतर हो जाएंगे। रिटेल की बात चेक करी जाए तो बहुत शानदार है। ऐसी कंपनी है जो 800 के करीब करीब रिटेल स्टोर्स हर तिमाही में जोड़ रही है
मार्च 31 के अंत तक अगर देखी जाए तो 18,000 के ऊपर के इनकी रिटेल स्टोर थी। ऑल इन ऑल फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है और मैं समझता हूँ जब भी कॉर्पोरेट एक्शन कुछ भी अनाउंस होता है जियो और रिटेल को लेकर के बड़ा अपसाइड हो सकता है, बट मध्यम अवधि में 2600 सवा 2600, छोटी अवधि में 2530-25 के आसपास के टारगेट के साथ ये खरीदारी करनी। ओके राजेश जी, गुड आफ्टरनून। बहुत दिनों बाद दर्शन दिया आपने। जी 2 हफ्ते से मैं थोड़ा सा ऑफ था मीडिया से, हाँ टाइम नहीं दे पा रहा था। हाँ, नहीं कुछ मिस कर रहे थे हम आपको, 2 हफ्ते से आपसे बात हुई नहीं। तो चलिए खैर, अब करेंगे आपसे बातचीत थोड़ी और। एक बार जी वापस लेकर आते हैं जरा। जी का चार्ट देखिए। राजेश जी, इनफैक्ट आप ही जवाब दीजिए इस सवाल का कि जी में अब क्या किया जाए। जिस तरीके की ये वॉलेटिलिटी हो रही है, क्या वेट कर लें 21-22 दिसंबर का, इधर वे फैसला आ जाने दें, उसके बाद ही व्यू लें इस पर? ये बिल्कुल सही कहा आपने कि लगातार अगर आप देखो तो पिछले कई महीनों से ये कंट्रोवर्सी या ये दुविधा चलती आ रही है कि कब मर्जर होगा, किस टर्म्स पे होगा, कभी एक्सटेंशन होता है, कभी नहीं होता है। अभी 21 दिसंबर की जो डेट आई हुई है वो भी कोई कहा नहीं जा सकता कि अगर सोनी ने एक्सटेंशन मांग लिया तो हो सकता है कि और भी टल जाए। तो ऐसे किंतु परंतु के हालात में मैं समझता हूँ एक बार अवॉइड करें तो बेहतर होगा। वैल्यूएशंस अच्छे हैं, नो डाउट, इनके बहुत सारे प्रोग्रामिंग कंटेंट्स है जो टीआरपी के हिसाब से अच्छे चल रहे हैं, बट फिर भी निवेशकों के लिए मैं समझता हूँ ये बहुत दुविधाजनक स्थिति है जहां क्लियरिटी कुछ है नहीं। इससे बेहतर है कि अभी इतनी सारी लिस्टेड कंपनियां हैं जहां पर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, बाजार 22,000 की ओर बढ़ रहा है, तो क्यों ऐसे स्टॉक में माथा लगाया जाए जहां दुविधा बहुत है। तो एक बार अवॉइड ही करना चाहिए। एज ऑफ नाउ इट्स अवॉइड फ्रॉम राजेश जी। आई थिंक एक बहुत ही संभला हुआ राजेश जी ने व्यू दिया है। बहरहाल निफ्टी एट्स 21194 शिखर पर, बैंक निफ्टी एट 47,805 शिखर पर, और आज की निफ्टी आईटी की तेज़ी, इसको लगभग आप समझ लीजिएगा कि 19 मई के बाद, 2022 के बाद अब तक के सर्वोच्च स्तरों पर आई है। लेकिन ये पल, ये दिन 14 दिसंबर कुछ हमारे लिए भी खास है और हमारे लिए खास बनाया है आपने। अनुज, एक बार फिर से दर्शकों का सहयोग, प्यार, भरोसा और कन्विक्शन आवाज़ पे जाहिर होता है, और इस बार के गुरुवार के आंकड़े इस बात को फिर बयां करते हैं। बिल्कुल वीरू, थैंक यू सो मच। और आपको, हर्षा, आपको भी, और हमारे सारे व्यूअर्स को। और मैं एक चीज़ कहूँगा हमारे पैनल को, हमारे पैनल ने बहुत शानदार कॉल्स दिए हमारे लिए, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, एज लीडर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है हमारी उस चीज़ को लेकर। और जैसा मैं कहता आ रहा हूँ, हमारे साथ तो एक कंस्ट्रेन है कि हम थोड़े से अपने आप को एक कुछ टॉप 300 या 400 स्टॉक्स तक रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं। ऐसे स्टॉक डिस्कस नहीं करते जिसका आपने नाम भी नहीं सुना होगा, ठीक है ना, जिनमें फंसने का बहुत रिस्क रहता है, वो ऐसे स्टॉक्स हम डिस्कस भी नहीं करते हैं। उसके बावजूद हम नंबर 1 है उस कॉन्स्टेंट के बाद, तो वो अपने आप में बता रहा है कि एक कॉन्फिडेंस है हमारे ऊपर। और ये हमारी पूरी टीम की मेहनत है, जो कैमरा के आगे, जो कैमरा के पीछे, और हमारे पूरे पैनल की मेहनत है। पैनल हमारा बहुत मेहनत करता है एक एक ट्रेड लाने में, और वो ट्रेड्स में मेहनत करता है। हाँ, वो मतलब इसलिए नहीं मेहनत करता कि थोड़ा सा मस्का लगा दिया तो आपको चैनल पे आने का मौका मिलेगा। हाँ, और एक्चुअली वो जो भी मूव आ रहा है वो स्क्रीन पर आ रहा है। हाँ। ऐसे नहीं है कि पहले से चल चुका है स्टॉक और पोजीशन हल्की हो रही है हमारी तरफ से, इसीलिए हम रेकमेंड कर रहे हैं। लेकिन जेन्युइन अच्छे रेकमेंडेशन। मैं एक और चीज़ बताऊँ हर्षदा, कई बार ऐसा हुआ है, मैं कोई स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है और मैंने अपने पैनल से पूछा है कि ये स्टॉक कैसा लग रहा है। कोई और जगह है जहाँ पर हिम्मत नहीं होगी किसी पैनलिस्ट की उस कॉल के अगेंस्ट कुछ बोलने की, ठीक है ना। लेकिन हमारे यहाँ पे पैनल इतना इंडिपेंडेंट है और इतना मतलब सदा हुआ है, बोलते नहीं, मेरा व्यू आपसे अलग है, और यही होना चाहिए। बिल्कुल, एकदम बिल्कुल। गावा सर, कितनी बार हुआ है मैंने आपसे कुछ स्टॉक पूछा है, आपने बोला नहीं ये तो मुझे नहीं पसंद आ रहा है। बिल्कुल एब्सोल्युटली। हमारा सिर्फ मकसद एक ही है कि जो व्यूअर्स हैं, जो हमको देखते हैं, उनके पता नहीं उनके पैसे कहाँ से हैं, प्रोविडेंट फंड के हैं, मेडिकल के हैं, या बेटे की शादी के लिए हैं, मुझे पता नहीं। तो हम उसका ध्यान देकर करते हैं, सिर्फ व्यूअर्स के लिए, जीते सिर्फ व्यूअर्स के लिए, चाहे कितनी भी मेहनत हो जाए। लेकिन यस, इस फॉर व्यूअर्स कम फर्स्ट, इसीलिए शायद हम नंबर 1 पे है, और हमको हमारा हक भी है, लेट्स फेस इट। और ये एक वैक्यूम भी है अनुज, एक वैक्यूम भी है, एक आकर्षण है। रचना जी को देखिए, बीच में एक अंतराल से, क्योंकि इनका सेबी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं आया था, तो बात होती रहती थी।
पूछता रहता था रचना जी कब कब कब, और इनका थोड़ा जो डेफर था, सर्टिफिकेशन डेफर हो गया, लेकिन जुड़ी एक बार फिर से तो आवाज़ के साथ। रचना जी बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है आज आपको? ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है। एंड मुझे तो अपना ये भी याद है कि हमारे चैनल का बर्थडे आ रहा है एक आध महीने के अंदर अंदर, सो आई एम इवन लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट डे। सो मेरे लिए तो ये चैनल, जब मैं एज ए ट्रेडर खाली देखती थी तब भी मेरे लिए तो तब भी नंबर 1 था, और आज भी और हमेशा रहेगा। एग्जैक्ट एक महीने में हमारा बर्थडे होगा जो हम सेलिब्रेट करेंगे ऑफ कोर्स दर्शकों के साथ, हमारे एनालिस्ट के साथ। थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग रचना जी। उसकी भी तैयारियां जोरों पर है और वहां पर भी हम बहुत ही कमाल और धमाल मचाने वाले हैं, आई प्रॉमिस यू दैट। चलिए, ट्रेड्स जहां पर पैसे बने हैं, और एक सेक्टर जो आपको हमने सुबह में ही आइडेंटिफाई करके दिया था, मार्केट खुलने से काफी पहले इसका जिक्र दरअसल हो रहा था, वो है आईटी कंपनी। आईटी कंपनी और निफ्टी आईटी आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर आ जाएगा। ये दरअसल आज का आउट परफॉर्मर है, खुला 1% ऊपर और उसके बाद दिन भर निफ्टी आईटी में धमाकेदार तेजी, अब 3.5% की बढ़त पर कर रहा है कारोबार। अब क्या ट्रिगर पॉइंट्स है जो दरअसल आईटी काउंटर्स में और जोश और रौनक डालेंगे? आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष। बिल्कुल, आज सुबह चर्चा हुई थी और चर्चा ये हुई थी कि कल 1.5% गिरा हुआ था, इनफैक्ट आज उल्टा 3% के आसपास का उछाल देखने को मिलेगा 8 बजे के शो में, और वाकई 3% प्लस की मजबूती के साथ ये इंडेक्स इस समय कामकाज करता हुआ आज 52 हफ्तों के हाईस पे आपको आईटी इंडेक्स खड़ा हुआ नजर आएगा। और इनफैक्ट जो अब तक के रिकॉर्ड उच्चतम, ये 52 हफ्तों के हाईस जरूर हो सकते हैं, रिकॉर्ड हाईस लगाए थे इसने पिछले साल जनवरी में 2022 में, और वहां से अभी भी वो जो लेवल्स थे 39,447 के, वहां से अभी भी 13% नीचे इंडेक्स कामकाज कर रहा है। अभी भी दिखा रहा हूं आपको, कुछ दिग्गज स्टॉक्स दिखाता हूं उनकी तस्वीर। ये तो रिकॉर्ड ऊंचाई से 13% की दूरी है। आप इंडिविजुअल स्टॉक्स भी दिखाइएगा, कोई टीसीएस 9% दूर, कोई इंफोसिस अपने हाई से 23%, कोई विप्रो 42% दूर खड़ा हुआ नजर आएगा। इवन एलटीआईएम, टेक महिंद्रा, एम्फोसिस 30 से 32% के आसपास, सब अपने रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों से दूर ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। तो मोमेंटम है, साल के हाईस पे है, पर रिकॉर्ड उच्चतम स्तर से दूर, और इंडिविजुअल स्टॉक्स तो अभी खासे दूर आपको नजर आएंगे। हो क्या रहा है? कुछ हद तक नहीं, काफी हद तक कल आई वो फेड की पॉलिसी ने मूड और हालात बदल दिए। क्या हुआ था? स्टेटस क्यो। क्या हुआ था? रेट कट्स आगे आएंगे। और क्या वर्ड यूज हुआ था? सॉफ्ट लैंडिंग टाइप्स। ये सब समीकरण बदल रहे हैं। एक रिन्यूड ऑप्टिमिज्म है अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर, पर अब देखना यह है कि उसके चलते क्या कॉर्पोरेट्स के बिहेवियर में बदलाव होता है अमेरिका में या नहीं होता है। दरअसल आईटी इंडस्ट्री के सामने इस समय 2 सबसे बड़ी दिक्कतें हैं। डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स, जो मेरे डिस्क्रिशन पे होते हैं, वो धीमे पड़ गए। दूसरा, जो फैसला लेते थे हम लोग, यानी कि यूएस के इन आईटी कंपनीज के ग्राहक, उनकी डिसीजन मेकिंग साइकिल्स इलॉन्गनेटेड हैं। जब अनसर्टेनिटी होती है तो समय लगता है डिसाइड करने में कि पैसा खर्च करना है नहीं करना है, ये ऑर्डर देना है कि नहीं देना है। पर जेरोमी पॉवेल साहब की स्पीच का सबसे इंटरेस्टिंग हाईलाइट थी, जो अंश निकल के आया था, कि अमेरिका शायद एक इज ऑन अ पाथ टुवर्ड्स सो कॉल्ड वो सॉफ्ट लैंडिंग की तरफ। क्या वो रिड्यूस मैक्रो अनसर्टेनिटी कंज्यूमर स्पेंड्स को, अमेरिका इंक के स्पेंड्स को बढ़ाएगी? ये शायद वो ऑप्टिमिज्म और क्वेश्चन मार्क तो है, लेकिन उसके होप्स राइट करते हुए। एक और चीज ध्यान रखिएगा, उस कमेंट्री के बाद, उस पॉलिसी अनाउंसमेंट के बाद क्या हुआ? यील्ड्स ठंडे पड़ने शुरू हुए। 5% प्लस पे अक्टूबर में खड़े हुए यील्ड्स अब 4% के नीचे के लेवल्स आपको दिखा रहे हैं, और इसके चलते भी आईटी इंडिया में आउट परफॉर्म करता हुआ। तो आउट परफॉर्मेंस और आज तेजी का सरताज आईटी काउंटर्स के हवाले डेफिनेटली बनता दिखाई दिया है। पहले तो मानस, निफ्टी आईटी का ट्रेड आपको क्या इशारा कर रहा है? कल का करेक्शन और उससे डबल रिटर्न्स आज के आज ही बन गए, क्या एक्सटेंड करेंगे इस तेजी को? बिल्कुल एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि देखिए ये वीकली चार्ट पे भी ब्रेकआउट है, केवल डेली चार्ट पे नहीं, ये वीकली चार्ट का भी ब्रेकआउट है। और अगर हम वीकली चार्ट के हिसाब से टारगेट सेट करें तो मेरे ख्याल से वो 35,500 के आसपास के आते हैं। तो करंट लेवल से भी अच्छी खासी रैली आईटी में देखने को मिल सकती है। और अगर हम बिल्कुल छोटे दायरे की बात करें, आने वाले एक हफ्ते की बात करें, तो भी मेरा समझना है कि शायद 34,700 तक के टारगेट आपको आईटी इंडेक्स में देखने को मिल सकते हैं। तो अभी भी आईटी स्टॉक्स में जहां पर आपको गिरावट मिले, खरीदारी करने के मौके होंगे।
और स्पेशली ध्यान रखिए जहां जहां पर मिड कैप या लार्ज कैप में जहां फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिले हैं वहां पे तो डेफिनेटली कभी भी कोई करेक्शन देखने को मिले तो खरीदारी करने के ही मौके होंगे। बिल्कुल और हर्षिता ये कल हमारी बात हो रही थी, मैं बहुत हैरान था कल क्योंकि मतलब कोई रीज़न नहीं कोई था रीजन नहीं था। आईटी मार्केट वो उसमें आईटी इंडेक्स इस तरीके से गिरने का, क्योंकि वो जो सीपीआई डेटा था वो उसमें सिर्फ एक कोर इन्फ्लेशन उनका वहाँ पे थोड़ा स्टिकी था इसके लिए, लेकिन वो कल की कहानी वो हो चुकी है, कहानी ख़त्म। कल अगली बार मार्केट आपको ऐसा मौका देना, सिंपल ग्रैब करिएगा उसको, अगली बार इस तरीके का मौका मिला। देखिए कितना शानदार वी बना है आईटी इंडेक्स में ये, और ये वीकली मंथ 3 महीने का चार्ट है ये, मतलब अब मुझे लग रहा है ये इवन ऑल टाइम हाई पे भी जा रहा है। अब मार्केट में जो भी सेक्टर्स बचे हैं ना ऑल टाइम हाई पे जाने के लिए वो जा रहे हैं ऑल टाइम हाई पे, कोई इसमें इफ़ एंड बट है ही नहीं, मतलब नो इफ नो बट, ये सब जा रहे हैं। इसमें बस एक चीज़ है जो आईटी कंपनियों से बात होती है ना, वो ये कह रही है कि अभी भी वो विजिबिलिटी नहीं है अर्निंग्स को लेके, लेकिन अगर अर्निंग्स को लेके विजिबिलिटी भी आ जाएगी तो स्टॉक थोड़ा इस लेवल पे होगा। नहीं अनुज, पर अर्निंग्स में विजिबिलिटी नहीं है क्योंकि वो सेंटिमेंट नहीं था अब तक। Exactly. क्योंकि जब भी हमने मैनेजमेंट से बात की और टीसीएस के मैनेजमेंट से जब मेरी भी बातचीत पिछली बारी हुई थी, उन्होंने कहा था कि देखिए जब तक ये स्टांस फेड का चेंज नहीं होगा तो उनकी क्लाइंट्स की तरफ से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि उनके क्लाइंट्स भले ही उनका बिजनेस ठीक कर रहा हो, वो सुपर कॉशियस है रिसेशन के डर से। अब वो रिसेशन का खतरा ही फेडरल रिजर्व चेयरपर्सन खुद कह रहे हैं कि देखिए वो नहीं है अभी हमारे सर पर, उसके चांसेस बहुत कम हैं, तो फिर सेंटिमेंट तो बदलेगा। एग्जैक्टली, वो रिस्क बहुत कम है, और ऑन टॉप ऑफ दैट और उसकी वजह से उनके रेट कटिंग साइकिल पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो 3 रेट कट फिर भी होंगे और मार्केट तो मान के चल रहा है 6 होंगे, 3 नहीं, मार्केट 6 मान के चल रहा है। आप cnbc.com पे जाके एक आर्टिकल पढ़िए, उसमें पूरा लिखा हुआ है कि कैसे बॉन्ड मार्केट क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है। जो बॉन्ड मार्केट में यील्ड जो 5% से गिर के 4% पर आई है, वो क्या प्राइसिंग कर रही है कि आप 75 बेसिस नहीं, आप 150 बेसिस पॉइंट की रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले साल, और ये एक बड़ा पॉजिटिव होगा। राजेश जी, आपको अगर कोई आईटी स्टॉक उठाना हो तो कौन सा उठाएंगे इस लेवल पर? देखिए, आपकी जो डिस्कशन अभी चल रही थी और जैसे आशीष जी ने बताया ना कि बावजूद इतनी तेजी के बहुत से स्टॉक हैं जो अपनी ऑल टाइम हाई से अभी भी बहुत दूर है। मैं समझता हूँ कि जो आईटीज में दिक्कत थी, खास करके मेंटली ये हो रखा था कि नए ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे और कंपनियां बहुत लो गाइडेंस दे रही थी, वो मेरे ख्याल से पीछे छूट गया है। और पिछले 2-3 तिमाही के नतीजे भी अगर देखें तो डील इनफ्लोज अच्छे थे, पाइपलाइन ऑर्डर पाइपलाइन अच्छी थी, कंपनियां जो वेंडर मैनेजमेंट वगैरह थी वो ठीक ठाक कर रही थी, और सबसे अच्छी बात जो कंपनियां क्लाउड में, एआई में, ये सब में काम कर रही थी, वहाँ प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छा बना हुआ था। और अगर दिग्गज कंपनियों की बात की जाए तो ये कंपनियां वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत सस्ते दामों में अभी भी उपलब्ध हैं, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, कैश पोजीशन अच्छी है, हर साल करीब ये बायबैक लाती हैं जिससे रिटेल निवेशकों को अच्छा खासा फायदा होता है। मैं समझता हूँ इस वक्त टीसीएस, इन्फोसिस, ये कंपनियां दिग्गजों में हैं जो आपको एक इन्वेस्टमेंट का मौका दे रही है। मिड कैप की बात की जाए तो कोफोर्ज या टेक महिंद्रा, यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। कोफोर्ज, टेक महिंद्रा जैसे काउंटर्स पर ध्यान रखा जाए। अच्छा मानस, कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन, आपने कहा जहां पर नया ब्रेकआउट देखने को मिला है उन स्टॉक्स पर आपका ध्यान होना चाहिए, तो वो कहां दिख रहा है आज? तो देखिए मिड कैप की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो एम्फेसिस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि एम्फेसिस में करेक्शन देखने को मिला था बीच में, स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के नीचे भी गया था, लेकिन जब वी शेप रिकवरी देखने को मिली तो अब ये स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट 2550 के ऊपर दिया है। तो यहाँ पर अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं। बड़ा मूव आज 7% ऊपर है, लेकिन कभी कोई करेक्शन देखने को मिले तो 2500 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए। अब जो नेट टारगेट होंगे वो 2800 से लेकर 2850 की रेंज में रहेंगे। इसके अलावा अगर हम मिड कैप की बात करें तो परसिस्टेंट में भी फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, यहाँ पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 6600 के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए और 7200 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। लार्ज कैप की बात करें तो आई थिंक टीसीएस तैयार है फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। आई थिंक टीसीएस में बिल्कुल यहाँ पर एक लॉन्ग साइड ट्रेड ले सकते हैं, या तो ऑप्शन में ट्रेड ले लीजिए। स्टॉप लॉस 3600 रुपए के रहेंगे और अब नेट टारगेट 3830 के आसपास के रहेंगे टीसीएस में भी। ये सारे काउंटर्स जिन पर मानस की नजरें हैं। चलिए कुछ और काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर मोमेंटम है, और फ्रेश मोमेंटम वाले ट्रेड्स दरअसल आपकी स्क्रीन पर अब रखेंगे। अच्छा, एक स्टॉक जिसके हम श्योर सुबह में भी चर्चा हुई है और ये वायदे बैंड से बाहर निकला, सेल, और खूबसूरती देखिए, बैंड से बाहर क्या निकला, ये तो फट गया है। आज 7-8% तक के गेन्स और बहुत तगड़ा ओपन इंटरेस्ट एडिशन। काबा सर, इसका जिक्र हम ही ने किया था 2-3 दिन पहले,
बताइए अब अगला पड़ाव क्या, और सेल 112 पर क्या नई खरीदारी करनी चाहिए या नहीं? अपमूव तो ऑन है सेल का, बिल्कुल। तो मैं कहूंगा 112 113, पॉसिबल है कि 115 और 120, एक्चुअली थोड़ा वक्त ज्यादा दें। मुझे लगता है मेरा टारगेट 120 का है सेल का, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए। 108 का स्टॉप लगाकर चलें और 120 के लिए प्ले कर सकते हैं हम सेल, लेकिन उसे 2-4 दिन लग सकते हैं। यस, सेल में मोमेंटम है। ओके, सेल मेटल्स में अगर आप देखें सबसे स्ट्रॉन्ग मूव लेने वाला काउंटर यही है। कल भी बातचीत हुई थी सुबह सुबह इस पर 111.25 पे आके ट्रेड करता हूँ। याद रखिएगा ये अप्रैल 2022 के बाद कब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ लेवल है। मीनवाइल निफ्टी की बात हुई, निफ्टी बैंक की बात हुई, निफ्टी आईटी की बात हुई, एक इंडेक्स और दैट्स निफ्टी ऑटो जिसने आज अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। और यकीन मानिए अगर आप इसको 3 नवंबर से अभी टिल डेट तक यानी करीब 1.5 महीने के टाइम फ्रेम पर स्टडी करेंगे तो दैट्स अ टिपिकल फ्लैग ब्रेकआउट, बहुत ही खूबसूरत ब्रेकआउट है। मैं देख रहा था अभी कॉल आई एक दिन हीरो मोटर कॉप पे, फिर टीवीएस मोटर्स पे कल हमने बातचीत करी। आज प्रकाश सर ने एमएनएम की कॉल ली। लुक एट अपोलो टायर्स नाउ। अभी एक बार मैं आपके स्क्रीन पे एक ट्रेड लेके आता हूँ। दैट्स अपोलो टायर्स 462.45 पे ट्रेड कर रहा है। डायरेक्टर साहब इसकी एट द मनी कॉल रखिएगा स्क्रीन पे एक बार, एट द मनी, दूर नहीं जाएंगे। मानस ये आई थिंक इसका रिएक्शन अभी आना बाकी है। 463 पे ट्रेड कर रहा है, एट द मनी कॉल रखिएगा। क्या इसको, क्योंकि इस पे इसका फ्लैग का ब्रेकआउट आपको याद होगा जो लास्ट टाइम था 23 नवंबर को बहुत स्ट्रांग था, एक बार क्या फिर प्ले करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए स्टॉक ने कंसोलिडेशन दिखाया, एक छोटा सा करेक्शन भी था एक्चुअली इस कंसोलिडेशन के टाइम पे, और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही स्टॉक ने सपोर्ट लिया। फिर आज जब रिकवरी देखने को मिली है तो इंटरडे चार्ट पे 455 के ऊपर का ब्रेकआउट है, तो बिल्कुल ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहिए। एट द मनी कॉल ऑप्शन पे ध्यान देंगे तो 460 का कॉल ऑप्शन जो 14 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है अपोलो टायर्स का, वहां पर खरीदारी करिए। स्टॉप लॉसेस आपको 7 रुपए के नीचे लगाने हैं, लेकिन 30 से 32 रुपए तक के टारगेट इस ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, अपोलो टायर्स के कॉल पर नजर रखिएगा। 460 का डिस्कशन शुरू हुआ लगभग 14 रुपए के आसपास, इसको मैं नोट करके रखा है। बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है, फ्लैग का ब्रेकआउट है इस स्क्रीन पे। जतिन गेडिया हमारे साथ इस पर जुड़ चुके हैं शेर खान से। जतिन, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। जतिन, स्ट्रॉन्ग मूव, मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग, बताइए आप क्या चीज कर रहे हैं, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो निफ्टी का अपमूव है वो 20,311 से लेके 21,311 से लेके 21,450 तक एक्सटेंड हो सकता है। हमें लगता है बैंकिंग सेक्टर और आईटी सेक्टर ये लीड कर सकता है। अगर जो मैं स्टॉक स्पेसिफिक्स की बात करूं तो मेरे को लगता है कि एफएमसीजी पैक में से या तो यूएसआर स्पेस में से जुबिलेंट फूडवर्क्स जो है वो मेरे को अच्छा लगता है। एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है आज के ट्रेडिंग सेशन में, तो 578 तक के पॉसिबल अपसाइड के लिए मैं जुबिलेंट फूड वर्क्स लॉन्ग करके चलना चाहूंगा। इसमें मैं स्टॉप लॉस 558 का लगाऊंगा फॉर टारगेट ऑफ 580 और 585। आपने पिक किया 564 पे, और अभी आज मैं इनफैक्ट इसका चार्ट दिख ही रहा था, ये भी एक टिपिकल फ्लैग जो कि इस वक्त अच्छा मूव देता हुआ, और 564.40 पे याद रखिएगा ये क्लोज भी अगर आता है तो ये शायद दिसंबर 2022 के बाद अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग क्लोज होगा। राजेश अग्रवाल जी, मेरे स्क्रीन पे बातचीत करते करते इस वक्त ऑटो बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग दे रहे हैं। जरा प्रकाश गावा सर का एक बार एमएनएम लिखे आइए, क्या गजब का स्विंग जनरेट करता हुआ। मैं डे ट्रेड प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ, स्क्रीन पे आए हुए ट्रेड्स के बारे में बात कर रहा हूँ। इट्स 1698 क्लोजिंग में ये ट्रेड मार्क किया था प्रकाश सर ने अप्रॉक्सीमेटली 2:03 पे 1694 पे 1700 तक का स्विंग देके आया। राजेश अग्रवाल जी, ऑटो में आपके प्रिफर्ड स्टॉक्स, मतलब मैं आपको एक गुंजाइश ये भी देता हूँ कि आप इसमें किसी टायर स्टॉक को जोड़ सकते हैं, आप किसी बैटरी स्टॉक को जोड़ सकते हैं, या फिर किसी अन्य एंसिलरी स्टॉक को। ब्रेदर जी, ऐसा है कि हम ऑटो में बहुत पॉजिटिव है, बावजूद इसके कि प्राइस अभी कंपनियों ने बहुत अच्छा रनअप दिया है। कारण ये है कि महीने दर महीने जो आंकड़े आ रहे हैं बहुत संतोषजनक आ रहे हैं, उत्साहजनक आ रहे हैं। फिर वो चाहे 4 व्हीलर के हो चाहे 2 व्हीलर के हो, डिमांड बढ़ती जा रही है। कई कई जगह तो ऑर्डर बुक्स ऐसी हैं कि 9 महीने 12 महीने तक की क्यू लगी हुई है कुछ एक मॉडल्स में। तो ऐसे हालात में मैं समझता हूँ कि अगर किसी को 4 व्हीलर में पोजीशन लेनी हो तो मारुति पे ध्यान देना चाहिए। अभी भी पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में अगर देखेंगे तो मार्केट लीडरशिप है, हालांकि थोड़ी कम हो गई है पहले से, फिर भी मार्केट लीडरशिप है। नए लॉन्चेस बहुत अच्छी तरीके से लिए जा रहे हैं।
डिमांड बनी हुई है। कई कई जैसे मैंने कहा कि मॉडल्स में तो लंबी कतारें लगी हुई है। या टू व्हीलर्स में ध्यान देना हो तो बजाज ऑटो के साथ जाना चाहिए, जहाँ की वैल्यूएशन थोड़े से स्ट्रेच नजर आएंगे जब आप हीरो मोटो से कंपेयर करेंगे, लेकिन बावजूद उसके मैं समझता हूँ जिस तरह के नए लॉन्चेस और एक्सपोर्ट मार्केट वगैरह पे इनकी पकड़ है, वहां पे उन चीजों को ध्यान में रखते हुए बजाज ऑटो के साथ जाना चाहूंगा। और खास करके क्योंकि हीरो ज्यादातर रूरल पे डिपेंडेंट है और बजाज ऑटो उतने रूरल पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन साथ में जैसा आपने कहा कि कुछ और भी जोड़ सकते हैं, तो मैं ऑटो एंसिलरी कंपनीज में थोड़ा ध्यान जगाना चाहूंगा, जिसमें एक स्टॉक एलजी बालकृष्ण का है, जो कि रोलोन के नाम से चेन्स बनाती है, जो कि ऑटो और इंडस्ट्रियल्स दोनों में काम में आती है। नंबर्स बहुत अच्छे आए थे और आगे आने वाले दिनों में जिस तरह के एक्सपेंशन वगैरह कर रहे हैं, ईवी में भी जाने की बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा अपसाइड दे सकती है। तो ये कुछ एक स्टॉक है जो ऑटो में ध्यान देना चाहिए। जी हाँ, और मैं अपने आप को अगर इस वक्त ऑटो में ही रखूँ इंडल्स, तो इस वक्त आप देखिए एक बार एक्साइड, मैं कहता रहा हूँ स्क्रीन पे मेरी डेरिवेटिव्स की सिर्फ ऑटो चल रहा है इस वक्त। रचना जी जरा एक्साइड को देखिएगा, ये भी टिपिकल फ्लैग, आई थिंक इसका सक्सेस रेशियो इस चार्ट पे काफ़ी अच्छा खासा रहा भी है। आपका टेक इस पर? जी, एक्साइड की जहां तक बात है, इस पे जो मोमेंटम अभी बना हुआ है वो आगे कंटिन्यू होने के चांसेस है। और यहाँ पे चार्ट के हिसाब से काफी स्ट्रॉन्ग इंट्राडे मूवमेंट भी इसने दिखाई है और एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है। हालांकि इंट्राडे प्लेयर्स के लिए इट कुड बी अ लिटिल लेट टू एंटर, लेकिन अगर आप पोजिशनली कैरी करने को तैयार है तो आप 290 के नीचे ऐसे लगा सकते हैं और इसको कैरी कर सकते हैं ओवर पीरियड ऑफ 1 वीक। नेक्स्ट 1 वीक के अंदर ये 305 की तरफ जाता हुआ हमें नजर आ सकता है। तो एक्साइड एक बार फिर रेडार पर आता हुआ, यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम, 3% भाग चुका है स्टॉक। चलिए एक और पॉकेट की बात करते हैं जो आज ही नहीं, इनफैक्ट पिछले एक हफ्ते से तेजी में है। और इनफैक्ट 7 हफ्तों की अगर आप बात करें तो मेटल शेयरों में धीरे धीरे करके अच्छी तेजी आ रही है। यूएस फेड की ओर से जो बयान आया है कि अगले साल दरें घटाने वाला साल होगा, उसके बाद और तेजी रफ्तार पकड़ रही है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या मेटल सेक्टर की साइकिल बदल रही है, और ये समझना ज़रूरी है कि 2024 का साल मेटल्स के लिए कैसा रहेगा। यही समझाने के लिए हमारे साथ हमारी कमोडिटीज एडिटर मनीषा गुप्ता है। मनीषा जी, क्या चल रहा है? बड़ी चमक है। जी हाँ, हमेशा सोने चांदी में नहीं, कभी कभी मेटल्स में भी ऐसी चमक देखने को मिल जाती है। बट एज ऑफ नाउ अगर आप इस साल के सिर्फ प्राइस मूवमेंट को देखें और हम फंडामेंटल्स की बात करेंगे, तो इस साल में 2023 में अब तक कॉपर प्राइसेस में हमने 2% का इजाफा देखा है। बाकी सभी मेटल्स इस साल में नेगेटिव में क्लोज हो रहे हैं। एल्यूमिनियम 12% डाउन है, निकल में 40% की गिरावट है, जिंक 26% डाउन है। तो सभी मेटल्स नेगेटिव के साथ एज ऑफ नाउ अंटिल नाउ यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन अपने लोज से अच्छी खासी खरीदारी पिछले 7 हफ्तों में हमने मेटल्स में आते हुए देखी है। काफी सारे रीजंस हैं, जैसे आपने कहा द लेटेस्ट ट्रिगर ऑफ कोर्स हैज बीन कि यूएस फेड अगले साल में 3 बार यहां पर रेट्स घटाएगा। दूसरी बात यह है कि हम काफी सारे माइन डिस्ट्रप्शंस और माइन क्लोजर्स देख रहे हैं, प्रोटेस्ट भी हैं। पेरू, मेक्सिको की हालत थोड़ी सी खराब है, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज की तरफ से भी हमने माइंस में इश्यूज आते हुए देखे हैं। तो सरप्लस या सप्लाई को लेकर यहाँ पर कुछ चिंताएं हैं। ये तो दूसरी बात हुई। तीसरी बात है जो रिन्यूएबल सेक्टर है, एनर्जी ट्रांजिशन है, और जिस तरह का डिसीजन यहाँ पर COP28 में लिया गया है कि धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल्स को यहाँ पर ट्रांजिशन किया जाएगा, तो उसका मेटल्स को यहाँ पर काफी फायदा मिलने वाला है। चाहे कॉपर की बात की जाए जो कि एक ग्रीन मेटल के तौर पर देखा जाता है, निकल यहाँ पर बैटरी के लिए यूज होता है, जिंक यहाँ पर गैल्वनाइजेशन, स्टील, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी तवज्जो है। काफी सारी कंट्रीज यहाँ पर इलेक्शंस पे जाएंगी अगले साल में, तो इन सब का फायदा हम मेटल्स को आता हुआ देखेंगे। और रफली कितनी तेजी की बात हो रही है यहाँ पर, अगर मोमेंटम आना ही है तो? मैं काफी सारे लोगों की जो ग्लोबल एनालिस्ट हैं, जैसे चाहे वो गोल्डमैन सैक्स है, मॉर्गन स्टैनले है, जेपी मॉर्गन है, सबकी मेटल्स आउटलुक 2024 की रिपोर्ट आ चुकी है। सभी काफी ज्यादा बुलिश हैं। ऑन एन एवरेज 15 to 30% का गेन्स ये सभी बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस मानते हैं कि आप मेटल्स में अगले साल में देख पाएंगे। कई एनालिस्ट तो 2024 को द ईयर ऑफ मेटल्स भी लेकर चल रहे हैं। और टॉपिक फिर कॉपर है। एब्सोल्युटली, है ना? कॉपर कुछ कहते हैं ना, डॉक्टर कॉपर। वही तो है। बिल्कुल, और काफ़ी शानदार तेज़ी है मेटल्स में। खैर राजेश जी, आपको पिक करना हो अगर कोई मेटल स्टॉक, और आप कह सकते हैं कि अगर नहीं पिक करना कोई भी तो वो भी कह सकते हैं, लेकिन अगर पिक करना हो तो कौन सा होगा?
देखिए, नहीं कर सकते ये तो कहना बहुत मुश्किल है। जैसे मनीषा जी सी भी अभी कह रही थी ना, 2024 का साल मेटल्स का हो सकता है, और मेटल्स में अगर आप देखो तो निकल वगैरह के जो प्राइसेस कम है, उसका सीधा सीधा फायदा स्टील कंपनियों को मिलता है कि उनके उसमें रॉ मटेरियल के कॉस्ट में थोड़ी सी फर्क पड़ती है। कुछ स्टॉक चुनना हो इस वक्त वैल्यूएशन के लिहाज से कहा जाए, सेल में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस बार के जो दूसरी तिमाही के नतीजे आए थे उसमें अगर आप देखो तो 1305 करोड़ के आसपास की बॉटम लाइन दिखाई थी। सेल्स वॉल्यूम बहुत बड़े हुए थे, डेट कम करने की बात करी जा रही है, और सबसे बड़ी बात जो उनकी अभी क्षमता 20 मेट्रिक टन पर एनम की है, वो 2032 तक करीब करीब 35 मेट्रिक टन की बात कर रहे हैं। तो सेल पे ध्यान देना चाहिए। जिंदल स्टील एंड पावर, वहां पर भी एक बड़ी क्षमता है, वहां ध्यान देना चाहिए। अगर कोल बेस्ड स्पॉन्ज आयरन की बात की जाए तो सबसे बड़ी कंपनी आज जिंदल स्टील एंड पावर है। लॉन्ग रेल सप्लाई करती है रेलवे को, तो कई चीजें हैं जो उनके फेवर में जाती है। मिड कैप की बात की जाए तो मैं श्याम मेटालिक्स के साथ जाना चाहूंगा, जहां की उनका खुद का पावर होने के कारण से उनके फेरोलॉयज की कॉस्टिंग बहुत कम पड़ती है। जहाँ दूसरे लोगों को 8 रुपया 9 रुपया पर यूनिट पड़ता है, इनके 2 रुपया 2.5 रुपया पड़ती है। नेट कैश पोजीशन है, कंपनी के पास डेट है ही नहीं। तो इस तरह की कई कंपनियां हैं जहां हमारी नजर है। पैकिंग ऑर्डर में कहा जाए तो पहले नंबर पर जिंदल स्टील एंड पावर रहेगी, सेल रहेगी लार्ज कैप्स में ये दो, और मिड कैप की बात की जाए तो श्याम मेटालिक्स रहेगा। ये कुछ स्टॉक्स जहां पर तेजी, और लार्जली मेटल्स में स्टील कंपनियां, स्टील से जुड़े हुए सेक्टर पर ही नजरें राजेश जी की है। एक तरफ आप देखिएगा मेटल सेक्टर का आउटलुक जोरदार, मनीषा अभी बोल कर गई हैं कि कॉपर में सबसे ज्यादा एक्शन और सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं कि तेजी देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ इस सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी वेदांता की हालत बेहद खराब है। यहां पर दरअसल S&P ने वेदांता की रेटिंग घटाकर CC कर दी है। इस पर कंपनी ने रीफाइनेंसिंग पर सफाई जारी की है। अब एग्जैक्टली कंपनी क्या कह रही है, रीफाइनेंसिंग कॉस्ट क्या रहेगा, यतिन को जोड़ लेते हैं और डिटेल्स के लिए। यतिन बताइए। देखिए, ये वेदांता लिमिटेड की पेरेंट कंपनी की हम बात कर रहे हैं, जो लंदन में हेडक्वार्टर्ड है, वेदांता PLC। और वेदांता रिसोर्सेज की बात करें तो इन्होंने एक नई सीरीज़ की क्रेडिट फैसिलिटी का अनाउंसमेंट किया है, जहां ये लगभग $1.25 बिलियन यानी 125 करोड़ डॉलर की जो सिक्योर्ड लेंडिंग है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, रीफाइनेंसिंग की बातें कर रहे हैं। और जो डेट मैच्योरिटी है कंपनी की, उसको भी एक्सटेंड करने की कोशिश हो रही है दूसरे लेंडर्स के साथ। तो जहाँ तक कि वेदांता रिसोर्सेज की सवाल है, हमको पता है कि दिसंबर में काफ़ी सारी इनकी मैच्योरिटीज़ है, 2024 में काफ़ी सारी मैच्योरिटीज़ हैं। तो इसका टेन्योर बढ़ाने के लिए कंपनी जो है वो अपने लेंडर्स के साथ बातचीत कर रही है। हालांकि अगर हम बात करें S&P की, तो इन्होंने जो अपना रुख है वो कड़ा कर दिया है कंपनी के अगेंस्ट। इन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है वेदांता की जो पेरेंट कंपनी है, इनका रेटिंग जो अभी CC है। इनको लगता है कि कन्वेंशनल पेमेंट डिफ़ॉल्ट रिस्क हैं, और जो लाइक्लीहुड है वो एक सिलेक्टिव डिफ़ॉल्ट की हो सकती है, क्योंकि एक सिलेक्ट ट्रांच में ये लोग रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। तो एक ट्रांच को छोड़ के दूसरी जो ट्रांच है, इस पर अगर कोई मामला नहीं बनता रीफाइनेंसिंग का या रीशेड्यूलिंग का, तो शायद डिफ़ॉल्ट अकर हो सकता है। और जो इनकी ओवरऑल बॉन्ड ड्यू है अप्रैल 2026 की, यहाँ इन्होंने रेटिंग डाउनग्रेड करके CCC कर दी है। ओके, चलिए, तो ये वेदांता। और एक चीज़ है कि मेटल्स में एक स्टॉक जो नहीं चलाया वो है वेदांता, क्योंकि इसके खुद के फैक्टर्स रहे हैं। आपने पहले काफ़ी चला था ये, जब डीलिस्टिंग ऑफर फेल हुई थी उसके बाद वो काफ़ी डिविडेंड भी दिया इन्होंने, लेकिन पिछले कुछ महीनों से ये स्टॉक थोड़ा सा फ्लैट ही रहा है यहाँ पर। शिल्पा जी, वेदांता पर कोई व्यू आपका? जी बिल्कुल, वेदांता कल जिस तरह से एंड में मोमेंटम दिया, मुझे लगा कि 258 260 तक एक बार टेस्ट कर लेगा तो यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट आ जाएगा, बट दैट डिडंट हैपन सैडली। तो यहाँ पे अभी वेदांता में थोड़ा डाउनसाइड अभी ओपन हो गया, जहाँ पे हम लोग 240 238 के लेवल्स वापस देखेंगे। यहाँ पे टेक्सचर तभी चेंज होगा ये 260 के ऊपर अगर क्लोज देता है, अदरवाइज ये इसका एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता वी कैन नॉट बी अ बायर। जी, ये वेदांता पे बात हुई, 254.35 पे आके ट्रेड करता हुआ। और बाकी अगर आप देखें, खैर ये तो वेदांता पे बात थी इन आइसोलेशन, बट रेस्ट ऑफ मेटल्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। सेल आज सुबह CNBC आवाज़ की कॉल थी, वो बहुत शानदार गई, और एक बार सेल पर फिर आएंगे। और साथ ही साथ एक बार आप रखिएगा टाटा स्टील भी स्क्रीन पे। ये भी इनफैक्ट सुबह जब अनुजर में पहला सौदा कर रहे थे, ये ट्रेड हमने लिया था। एक बार शिल्पा जी,
क्योंकि हमारे पास इस सीरीज में अभी वक्त बहुत है। सेल ने एक चैनल बाइसेक्ट करी, टाटा स्टील उस चैनल को बाइसेक्ट करने के फेयर में है अप्रैल 2022 की। मेटल्स में कोई आपको ऑप्शन ट्रेड्स या फिर पोजिशनल ट्रेड, आई मीन टुवर्ड्स आई थिंक लास्ट वीक ऑफ दिस सीरीज, कोई पिक करना चाहिए क्या? जी, टाटा स्टील में अभी भी स्कोप है, मुझे लगता है टाटा स्टील में डेफिनेटली करना चाहिए। अगर आप दिसंबर का भी देखेंगे 135 का कॉल ऑप्शन रफली ₹2.40 पे है, बहुत ही रीजनेबल आस्किंग प्राइस है इसका। ये जिस तरह से आज बाकी स्टॉक्स ने मूवमेंट दिया है, अगर टाटा स्टील यहाँ से 3-4 रुपये का भी मूवमेंट देता है तो ये स्टॉक आपको आराम से डबल से ज़्यादा होते हुए मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है 135 इज़ वेरी वेरी रीजनेबल एंड वेरी फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड। आप यहाँ पे ₹1.50 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, मुझे लगता है ये आपको तुरंत 1-2 दिन में अच्छा खासा मूव देगा। तो ये इनफैक्ट टाटा स्टील दिग्गज है और यहाँ पर आपकी नज़रें शिल्पा जी कैरी रहेंगी। अच्छा रचना जी, कॉनकॉर पर नज़र गई है क्या आपकी? कॉनकॉर में इस समय प्राइस एक्शन 1-1.25% का है, लेकिन धीरे धीरे करके तेज़ी का इंडिकेशन आ रहा है अगर आप ओपन इंटरेस्ट डेटा देखें। और सिर्फ आज नहीं, इसमें पिछले हफ्ते भी कुछ तेज़ी की पोजीशंस आई थी, तब भी हम डिस्कस कर रहे थे। लेकिन मौजूदा भाव जो 877 के आसपास का है, क्या नया मूव आ सकता है या फिर जो होना था वो 8-9% की तेजी हो गई है? रचना जी आपसे पूछ रही हूँ, कॉनकॉर। ओके या आई वाज गोइंग टू आस्क दैट। कॉनकॉर में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तेजी हो चुकी है, तेजी यहाँ पे और कंटिन्यू होने के पूरे चांसेस है। इनफैक्ट द चार्ट सेटअप इज गुड एंड इट इज ट्राइंग टू ओवरकम सम रेजिस्टेंस। 873 पे एक रेजिस्टेंस था जो उसने स्ट्रांगली आज टेक आउट करने की कोशिश करी है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग भी मिल जाती है हमें साथ साथ तो और भी ज्यादा बढ़िया होगा। एंड ऊपर वाली साइड पे 900 की तरफ की इसकी स्पेस जो है वो क्लियरली अवेलेबल है, कोई रेजिस्टेंस बीच में नहीं है। तो 900 की तरफ जाता हुआ हमें ये 2 to 3 वीक्स के अंदर अंदर दिखना चाहिए। ओके अच्छा, एक बार M&M फाइनेंस रिविजिट करते हैं। अब वो डे हाई पर फिर से 6% ऊपर अब ये स्टॉक, और देखिए अगेन मुझे उस दिन हैरानी हुई थी, स्टॉक गिरा था जब, तो मुझे लग नहीं रहा था कोई रीज़न होना चाहिए था उस स्टॉक के गिरने का उस दिन का, क्योंकि जो फैक्टर्स उन्होंने बोले थे वो सारे मार्केट प्राइसिंग कर चुका था और एक अच्छे खासे मोमेंटम में आ गया था ये स्टॉक, और अब वापस इस स्टॉक में खैर बाइंग आ रही है। चलिए अब आपको बताते हैं 4 का चौका का सीक्वेंस और फिर वो ट्रेड्स लेंगे। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन हम शिल्पा जी से लेंगे आज, रचना जी से आज हम लेंगे FNO सुपरस्टार, उसके बाद मानस से चार्ट का चमत्कार और मिड कैप फंडा के लिए राजेश अग्रवाल। शिल्पा जी शुरुआत करते हैं, बताइए सस्ता ऑप्शन ट्रेड। जी अनुज जी, सस्ता ऑप्शन मुझे अभी जुबिलेंट फूड अच्छा लग रहा है। जुबिलेंट फूड यहाँ पे एक अच्छे टेक्सचर में है, जहाँ पे 560 के ऊपर भी इसका एक छोटा सा ब्रेकआउट आया है। अगर ये 558 भी होल्ड करता है तो आपको तुरंत 580 से लेके 600 के लेवल जुबिलेंट फूड अप्रोच करते हुए मिलेगा। तो यहाँ पे 570 का जो कॉल ऑप्शन है जो रफली 12 रुपये में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप 8 रुपये का रखिए। पहला जो टारगेट रहेगा वो 18 का रहेगा, फिर देन 22 से लेकर 28 के भी आपको एक्सटेंडेड टारगेट्स मिलेंगे। ओके तो ये फिलहाल आपके लिए एक ट्रेड जुबिलेंट फूड 570 का कॉल लेने की सलाह इस समय आ रही है। रचना जी बताइए FNO सुपरस्टार। जी मेरी तरफ से HCL टेक के फ्यूचर्स में बाइंग रहेगी और HCL टेक के फ्यूचर्स 1419 पे फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं। इसको 1410 पे हम SL लगाएंगे और ऊपर वाली साइड पे 1430 और 1440 के 2 टारगेट्स लगा के इसको लॉन्ग करेंगे। ओके HCL टेक्नोलॉजीज, और उसके बाद चार्ट के चमत्कार पिक करते हैं मानस जी से। मानस क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी M&M फाइनेंस पे खरीदारी करने की राय रहेगी। करीब 4-5 हफ्ते से स्टॉक में कंसोलिडेशन हो रहा था, 100 मूविंग एवरेज पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, लेकिन M&M फाइनेंस ने आज एक क्लियर कट ब्रेकआउट दिया है, 100 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, काफी बेहतर वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं। तो M&M फाइनेंस पे खरीदारी करेंगे, 280 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 297 के टारगेट्स रहेंगे, दोनों मैंने कैश लेवल्स बताए हैं। 285 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है, 9.5 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर 5 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है और 15 रुपए के टारगेट सेट करने चाहिए। ओके चलिए एक फाइनल कॉल जो रह गई है वो है मिड कैप फंडा। राजेश जी क्या पिक करेंगे आप? देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ऑटो की बात कर रहे थे, तो ऑटो से ही जुड़ी हुई एक इनडायरेक्ट ऑटो से जुड़ी हुई कंपनी PCBL के साथ जाना चाहूंगा। अगर आप देखेंगे तो कार्बन ब्लैक मैन्युफैक्चरिंग में भारत की सबसे बड़ी कंपनी है और ग्लोबल मार्केट में भी एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। करीब करीब 45 देशों में इनका एक्सपोर्ट और बिजनेस बना हुआ है।
और जो ऑटो में इतनी शानदार रिकवरी हुई है जिसके कारण से टायर में डिमांड बढ़ी है, तो वो सीधा सीधा फायदा पीसीबीएल जैसी कंपनियों को आ रहा है। अभी एक मैनेजमेंट बहुत ज्यादा फोकस कर रही है कि एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन इनके टोटल रेवेन्यू में बढ़ जाए, जिससे बॉटम लाइन बहुत शानदार हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनके खुद के कैप्टिव पावर प्लांट है, जिससे इनके कॉस्टिंग बहुत कम हो जाती है और जो एक्स्ट्रा पावर बचता है वो ग्रिड में भी बेच देते हैं। तो इस लिहाज से स्टॉक बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि स्टॉक 300 के ऊपर जाता हुआ दिखेगा मध्यम अवधि में। तो ये है फिलिप्स कार्बन ब्लैक पीसीबीएल, जो अब हम जानते हैं राजेश जी की पसंद। चलिए आपके लिए लेकर आते हैं वो सभी ट्रेड्स जो हमारे जानकारों ने आपके साथ अभी अभी शेयर किए हैं। सस्ता ऑप्शन में जुबलिएंट फूड 570 का कॉल, जो अब 12 रुपये 50 पैसे पर, पहला टारगेट 18, फिर 22, फिर 28, स्टॉप लॉस आप 8 का लगाएंगे। HCL टेक है, एफनो सुपरस्टार, रचना वैद की पसंद 1430 और 1440 के लिए तेजी करनी है। 1410 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। फिर आया मानस का M&M फाइनेंशियल, 297 का टारगेट है, 280 का स्टॉप लॉस आप लगाएंगे। और साथ ही साथ तेजी में है पीसीबीएल भी 300 के टारगेट के लिए। राजेश अग्रवाल कह रहे हैं कि खरीदारी आपकी बनती है, तो ये भी एक स्टॉक जहां पर खरीदारी का ही जोश बनता दिखाई दे रहा है। कुछ और स्ट्रेंथ वाले काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आए, तो ये जो अमेरिका में रेट कट का फ़ायदा है वो तो ऑफकोर्स इकॉनमी पर पड़ेगा, लेकिन ऐसे डीएलएफ गोदरेज सारे भाग रहे जैसे भारत में एक रेट कट आ गया, लेकिन इवेंचुअली वो भी फॉलो करेगा, यही उम्मीद जताई जा रही, क्योंकि एक सिग्नल आ गया है एक फेडरल रिजर्व की तरफ से कि क्या स्टांस ब्याज दरों का रहेगा। 6% ऊपर गावा साहब गोदरेज, डीएलएफ में अच्छा खासा जोश। और मैं दो स्टॉक्स इसीलिए मार्क कर रही हूँ क्योंकि ये दोनों आप काफी क्लोजली ट्रैक करते आए हैं और आपने रेकमेंड भी किए हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने कल इंडिकेशन दिया था अर्ली में कि अपूंग मिला और आज बहुत ही बढ़िया अपूंग मिला है, अराउंड 2051। मुझे लगता है 2100 पार कर ही लेगा, मैटर ऑफ टाइम। इसमें बहुत ही अच्छा मोमेंटम है। रही बात डीएलएफ, यस डीएलएफ में भी तेजी है, ट्रेड करा है 698, 720, 730, यस पॉसिबल। सिर्फ एक 690 का स्टॉप लगाना पड़ेगा डीएलएफ में, बस। आई थिंक यू कैन ट्रेड लॉन्ग इन दिस एंड राइड द ट्रेंड। मोमेंटम दोनों ही में अच्छा है। ओके, दोनों में ही मोमेंटम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और अनुज, इनफैक्ट आज खुलने के साथ ही यहाँ पर तेजी बनती दिखाई दी। ये एक लोगों ने इन्फ्लुएंस उठाया है कि भारत में भी अब शायद वो साइकिल रेट का बिल्कुल हर्षदा, इनफैक्ट आज सुबह जब बात हो रही थी बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट की, तो मैं आशीष से मजाक में कहा था कि बिग स्टॉक्स में मैंने वो बैंक्स ले लिए, स्पॉटलाइट में मैंने आईटी ले ली। मैं कहा मेरे को रियल एस्टेट भी लेना है, लेकिन फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसके लिए। और ये बिल्कुल आपने सही बोला है। अब तक आरबीआई ने एक्ट इसलिए नहीं किया है क्योंकि आरबीआई हमेशा वेट करता है कि फेड की तरफ से एक सिग्नल मिल जाए। आरबीआई तैयार है, आरबीआई सिग्नल देने के लिए तैयार है। और हमारी इन्फ्लेशन प्लस ग्रोथ कॉम्बिनेशन अगर आप देख रहे हैं तो बहुत क्लियरली आपको शानदार दिखा रही है। ये एक बात बताऊं मैं आपको, ये दिवाली वाले दिन में मैंने एक चीज़ कही थी कि यहाँ से एक सेक्टर जो चलेगा वो चलेगा रियल एस्टेट। और रियल एस्टेट की तो ये अभी तेज़ी शुरू हुई है। उस दिन गौतम दुग्गड़ आए थे स्टूडियो में, मैंने उनसे पूछा था कि मिड साइकिल में सबसे ज़्यादा पैसा बनता है रियल एस्टेट में, तो क्या अभी हम मिड साइकिल में? तो जानते हैं उन्होंने हर्षदा क्या जवाब दिया था उस समय? उन्होंने कहा था कि अभी मिड साइकिल नहीं है, ये तो अभी शुरुआत हुई है साइकिल की। तो साइकिल की शुरुआत हुई है अभी। तो रियल एस्टेट में एक और चीज़ बता दूंगा, आज भी आप रियल एस्टेट का पूरा मार्केट कैप जोड़ लीजिए और डीएलएफ का पीक मार्केट कैप ले लीजिए। डीएलएफ का पीक मार्केट कैप 2007 का और आज का रियल एस्टेट का पूरा मार्केट कैप, अभी भी वो डीएलएफ का पीक मार्केट कैप रियल एस्टेट मार्केट कैप से ज़्यादा है। मतलब इस लेवल की अंडर ओनरशिप और अंडर परफॉर्मेंस रही है यहाँ पे। ये इस तरीके से हाई लगाते रहेंगे डीएलएफ, गोदरेज, लेकिन इसमें अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स पर ही फोकस करिएगा। दिल्ली बेस्ड स्टॉक्स वो भी कुछ आपके रेडार पर हो सकते हैं। शानदार मोमेंटम है यहाँ पर। मेरे ख्याल से एक एस्पिरेशनल कंजम्पशन की जो बात है, और इनको बस अब एक जो नेक्स्ट डोज मिलना है वो रेट कट का है, वो अगले साल मिल जाएगा। इनफैक्ट वो तो ऑफ कोर्स बड़ा एक्शन बनता हुआ दिखाई देगा। इंतजार अब आरबीआई का रहेगा वो रेट कट साइकिल की शुरुआत का या फिर इंडिकेशन का। अच्छा राजेश जी, अभी हम 2 दिन पहले ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के मैनेजमेंट से बात कर रहे थे। देखिए रेजिडेंशियल में भरपूर डिमांड है, लेकिन उनकी तरफ से जो बयान आ रहे थे कमर्शियल रियल एस्टेट को लेकर, वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है। क्या उस तरह के प्लेस अब ढूंढे जो कमर्शियल में भी एक्सपोजर रखते हैं? बिल्कुल खोज सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी अनुज जी भी बता रहे थे ना कि अभी तो शुरुआत है, तो ये बहुत ऊंचा तक जा सकते हैं, बट फोकस क्वालिटी पे ही रहना चाहिए।
जैसे क्वालिटी स्टॉक आपके गॉडरेज प्रॉपर्टी, शोभा डेवलपर्स, ब्रिगेड, ऐसे कुछ एक कंपनियां हैं जहां ही ध्यान देना चाहिए। जो छोटी कंपनियां हैं इस सेक्टर में, मेरे ख्याल से वहां पर रिटेल निवेशकों को खास करके थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, क्योंकि कई तरह की दिक्कतें होती है। इन्वेंट्री की हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की हो, ब्याज दरों की हो, कई दिक्कतें होती है। तो बेहतर होगा कि छोटे निवेशक जो अननोन छोटी कंपनियां हैं वहां से थोड़ा सा अपना दूरी बनाए रखें। और अगर इसको प्रॉक्सी प्ले करना हो तो मैं समझता हूँ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बहुत शानदार स्पॉट पे खड़ी है। खास करके LIC हाउसिंग फाइनेंस को अगर आप देखो तो वैल्यूएशन कितने सस्ते हैं। अभी जो नई कंपनी के लिए IPO खुला हुआ है इंडिया शेल्टर का, उसके साथ अगर आप कंपेयर करो तो LIC हाउसिंग फाइनेंस आपको बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही है। 8-10 की PE पे है, LIC की पेरेंट है, और उस कारण से उनके फंड भी सस्ते मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि डिसबर्सल और एडवांसेस बहुत शानदार तरीका से बढ़ रहे हैं। जो दिक्कतें थी वो पीछे छूट गई है। मुझे लगता है कि ये कुछ एक स्टॉक रियलिटी में और ऐसे प्रॉक्सी प्ले हाउसिंग फाइनेंस पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा, आप देखिए ये तेजी हर जगह स्प्रेड हो रखी है। लुक एट ओबराय रियल्टी, डे हाई 1494। इनफैक्ट ये इसका ऑल टाइम हाई होगा। आप लोढ़ा को देखिए 932.50 पे, ये इसका ऑल टाइम हाई क्लोज होगा। तो रियल स्टेट में राइट फ्रॉम आई थिंक डेरिवेटिव्स के जो पार्ट हैं, कैश के सारे काउंटर सब डे हाई पर ट्रेड करते हुए। मानस, ये ओबराय रियल्टी, आई मीन इसके 2 ट्रांचेस में हमने तेज़ी देखी। एक तेज़ी शुरू हुई थी फरवरी 2023 में, वो ट्रांच लगभग 450 रुपये देगी। सेकेंड ट्रांच ये शुरू हुआ। इस बार भी इसने लगभग आप समझ लीजिएगा कि 15-20 दिन का कंसोलिडेशन किया, उसके बाद ये ब्रेकआउट आया है। अब कोई अगर इसको चेस कर रहा है तो उसका टारगेट क्या होगा रीजनेबल ओबराय रियल्टी पे? आपने कहा, देखिए अभी तक DLF और गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात करी तो वहां तो मूव देखने को मिला है, लेकिन ओबराय रियल्टी में उस तरह का मूव देखने को नहीं मिला था। आज क्योंकि एक फ्रेश ब्रेकआउट है, आई थिंक 1550 तक के टारगेट्स पॉसिबल है ओबराय रियल्टी में। बहुत ही जल्द, शायद आने वाले 2 से 3 दिनों में ही आपको वो टारगेट्स देखने को मिलेंगे। तो अभी भी खरीदारी करनी चाहिए। करंट लेवल्स पे अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो 1464 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करिए। 1550 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। वाकई अच्छा मूव। ओबराय रियल्टी डे हाई पर, लोधा डे हाई पर 1495 पे ओबराय रियल्टी चला गया। और कुछ देर पहले हमने एक दो स्टॉक्स की और बात की थी, उनमें अच्छा खासा स्विंग आ रहा है, जिसमें एक एक्साइड हो गया, वो डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। अच्छा, अब रखिएगा आप एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पे जरा मन्नापुरम फाइनेंस। रचना जी, अब हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है NBFCs को एंड स्पेशली द गोल्ड फाइनेंस कंपनीज उनको चेस करने का। इसमें मैं इसलिए इस वक्त मार्क कर रहा हूँ, मैंने मार्क करके रखा था। इसमें एक ब्रेकडाउन आया था मैम दिसंबर 2021 में, जब ये स्टॉक अपने करियर के सबसे बुरे फेज में चला गया। उस प्राइस को फिर रीगेन कर लिया इसने 172। गोल्ड प्राइसेस फर्म। आपका व्यू ये ट्रेड NBFCs में कैसा रहेगा, स्पेशली मन्नापुरम फाइनेंस? जी, मन्नापुरम का डेली चार्ट तो अच्छा है ही, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे भी चेक करने की कोशिश करें तो इवन वीकली चार्ट में इट इज रिसेंटली क्रॉस्ड ओवर एंड अबाउट 200 पीरियड एवरेज, और बाकी के जो शॉर्टर एवरेजेस होती है 20 एंड 50 एंड ऑल, उसके भी उसको सपोर्ट में है। तो यहाँ पे मूवमेंट की शुरुआत है फ्रॉम अ मीडियम टर्म टू लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव, और यहाँ पे इसीलिए ये मोमेंटम आगे कंटिन्यू होना चाहिए। और उसकी जो प्रीवियस हाइस थे विच वाज अराउंड 220 230, उसकी तरफ ये मीडियम टर्म में हमें जाते हुए दिखना चाहिए, एंड उसके हिसाब से चार्ट सेटअप बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मूव है। मैंने अगर मन्नापुरम फाइनेंस को देखिए, आप मुथूट को देखिए, एक बार मुथूट भी चार्ट रखेंगे स्क्रीन पर। राजेश अग्रवाल जी, बहुत दिनों बाद इन स्टॉक्स का स्वर्णिम युग आया है। इनफैक्ट NBFCs के लास्ट मूव में भी इन दोनों कंपनियों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, इस बार इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और आपका प्रेफर्ड क्या रहेगा स्टॉक, या फिर कोई गोल्ड फाइनेंस में जैसे फेडरल बैंक का बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपोजर है, आप उसको लेना चाहेंगे? देखिए, पूरे NBFC स्पेस की बात की जाए तो हमने कई बार रिकमेंड किया है कि बजाज फिनसर्व पहली पसंद रहेगा। कई कारण हैं। बजाज फाइनेंस की होल्डिंग कंपनी है, इंश्योरेंस के दोनों वेंचर्स हैं, एनआईएम्स अच्छे हैं, एसेट क्वालिटी अच्छी है, और मैं समझता हूँ कि अच्छी बढ़त दे सकता है। लेकिन उससे अगर बाहर निकल के बोला जाए तो मैं समझता हूँ उसके बाद जियो फाइनेंस, पूना वाला, ये कुछ एक कंपनियां हैं जहां हमने हमारे क्लाइंटों को रिकमेंड कर रखा है। गोल्ड फाइनेंस कंपनी की बात की जाए तो मैं, जैसा आपने सही कहा, फेडरल बैंक का एक बड़ा बुक गोल्ड फाइनेंस की तरफ जाता है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग कि मन्नापुरम या मुथूट में, अगर गोल्ड फाइनेंस पे कोई को फोकस हो तो फेडरल बैंक की ओर ही जाना की सलाह दूंगा, क्योंकि न केवल दूसरे पायदान पे वो खरी उतर रही है और
गोल्ड फाइनेंस की भी अच्छी बुक है। तो यहाँ 180 के टारगेट मुझे आते हुए दिख रहे हैं फेडरल बैंक में, और बाकी जो फाइनेंस कंपनियां जैसे पूना वाला, जियो फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, वो हमने हमारे क्लाइंटों को रिकमेंड कर रखा है। ओके, चलिए थोड़ा मार्केट कूल ऑफ हुआ, थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ, एक 21,170 पर आया। अब पता नहीं ये 3 PM मूव की तैयारी है, उससे पहले थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन है या कुछ और, लेकिन हल्की सी बहुत मामूली सी, उस आपको स्क्रीन पे दिखेगी भी नहीं वैसे, बहुत हल्की सी प्रॉफिट टेकिंग हुई है, लेकिन 21,210 के हाई के बाद 21,173। अब देखते हैं लास्ट का 3 PM मूव बचा है या नहीं। मेरे ख्याल से तो बचा है, लेकिन मार्केट को उसका आंसर देने देंगे। तब तक ये काम करते हैं, हमारे गेस्ट को जोड़ लेते हैं। नए शिखर लगातार बन रहे हैं और यहाँ से आपको आगे कैसे कमाई करनी है, ये पूछते हैं ASK हेज सॉल्यूशंस के CEO वैभव सांघवी से। वैभव जी, गुड आफ्टरनून। बताइए फिर यहाँ से कहाँ पैसा लगाएं? अनुज, आपने जैसे जितना उत्साह देखा है मार्केट में बोथ ग्लोबल और लोकल की तरफ से, यस्टरडे अगर फेड का स्टैंस देखे तो काफी बदला है उन्होंने, और उसी के कारण ग्लोबली हमारी वेरियस एसेट क्लास में रैली हुई है, इंक्लूडिंग आप US 10 ईयर पकड़िए, क्या इंडिया की मोमेंटम पकड़िए फ्रॉम इक्विटी मार्केट पर्सपेक्टिव एज वेल। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, जब हम देख रहे हैं 6 महीने के अंदर इलेक्शंस है, आई थिंक काफी बॉयंसी है, उसके कारण इन एंटिसिपेशन ऑफ अ फेवरेबल काइंड ऑफ डिसीजन, और एट द सेम टाइम अपनी अर्निंग्स भी स्ट्रांग है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत ही बेहतरीन है। ओवरऑल मोमेंटम, बॉयंसी सभी इन लाइन है इन टर्म्स ऑफ अ गुड सस्टेनेबल मार्केट रैली। हालांकि शॉर्टर टर्म में एक या दो फैक्टर्स जरा ध्यान में रखने चाहिए। वन, के एक नैरेटिव आ सकता है प्रोबेबली इन फ्यू मंथ्स, जहां ग्लोबल ग्रोथ पे एक वरी हो और ग्लोबल अर्निंग्स पे भी काफी अच्छी डाउन साइजिंग आ सकती है। दैट इज वन। टू, के फ्रॉम अ चाइना पर्सपेक्टिव हमें लगता है कि जनवरी में रिन्यूड थोड़ा इंटरेस्ट आ सकता है, तो थोड़ी आप शिफ्ट देख सकते हैं फ्रॉम डोमेस्टिक टू काइंड ऑफ चाइना इन टर्म्स ऑफ इमर्जिंग मार्केट फ्लो। सो एक तो चीज ऐसी है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, और एक प्रॉबेबली लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कि जब भी ब्याज दरें कम होती है तो एक ट्रेंड होता है फ्रॉम वैल्यू टू ग्रोथ। तो हालांकि हम लास्ट 2 साल में वैल्यू काफी अच्छी तरह से परफॉर्म किए हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मार्केट कैन चेंज गोइंग फॉरवर्ड। तो ये 2-3 अगर हम नजर रखते हैं तो लॉन्गर टर्म मार्केट तो बेहतरीन लगते हैं। लॉन्ग टर्म मार्केट बेहतरीन लगते हैं। तो यहाँ से अप्रोच क्या ली जाए वैभव, क्योंकि बहुत पैसा बना है लोगों का, स्पेशली मिड एंड स्मॉल कैप्स में। लार्ज कैप्स में अभी भी थोड़ा सा गुंजाइश है वैसे कई सेक्टर्स में, लेकिन आप फ्रेश पैसा कहाँ लगाएंगे? ऑफ कोर्स अनुज, आई थिंक लार्ज कैप एक पॉकेट है, और उसका रीजन भी यही कि वन, के हिस्टोरिकल बेसिस पे अगर हम मिड कैप लार्ज कैप की वैल्यूएशन कंपैरिजन देखते हैं तो लार्ज कैप में अभी भी हमें कंफर्टेबल दिख रहे हैं। सेकेंडली, कि जब ग्लोबल में इंडिया की जो सिचुएशन जिस हिसाब से बढ़ रही है, वहाँ हमें लगता है कि ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट फ्लो भी शायद पॉजिटिव हो सकता है, और हमने एक एविडेंस भी देखा है लास्ट महीने में जब इमर्जिंग मार्केट पैसिव फ्लो पॉजिटिव हुए हैं आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड। क्यों? प्योरली बिकॉज हमें लग रहा है कि ग्लोबली इंटरेस्ट रेट जब भी टॉप आउट होते हैं तब हम काफी अच्छे फ्लो देखते हैं फ्रॉम एन इमर्जिंग मार्केट बास्केट पर्सपेक्टिव, और जब वहां फ्लो होती है तब इंडिया एक नेचुरल बेनिफिशियरी होता है, प्योरली बिकॉज अभी 16% ऑफ वेट इन इमर्जिंग मार्केट इज इंडिया। सो इस हिसाब से हम कहें तो FPI का फ्लो फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स हमें काफी पॉजिटिव दिख रहा है, और वो अगर होता है तो सबसे पहला पैसा आपका लार्ज कैप में आएगा, और लार्ज कैप हमें लगता है कि जो जितनी अंडर परफॉर्मेंस हुई है एज कम्पेयर टू मिड एंड स्मॉल कैप, आई थिंक वो अभी टाइम है थोड़ा कैचअप करने के लिए। ओके, तो कुछ कैचअप कुछ पॉकेट्स में देखने को मिलेगा, लेकिन वैभव जी, जिस तरह का न्यूज़ फ्लो देखने को मिला है और जो सेंटिमेंट में कॉन्फिडेंस लौटा है, आज आपने किस सेक्टर में सबसे ज्यादा अग्रेसिव तेजी की है, बताइए। आई थिंक तेजी आज की तो बात छोड़िए, बिकॉज लॉट ऑफ मूवमेंट जो आज की हुई है काफी नीजक रिएक्शन है कल के इवेंट के बाद, और इसलिए हम जब देखते हैं कि आईटी में जैसे परफॉर्मेंस आ रही है आज, आई थिंक लॉट इज बिकॉज ऑफ दैट शॉर्ट कवरिंग एज वेल। सो 1-2 दिन की बात छोड़िए, बट आई थिंक फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स वी वुड कंटिन्यू टू बी बुलिश इन, के हमारी बुलिशनेस प्राइवेट बैंक्स पे रहेगी,
हमारी बुलिशनेस कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी में रहेगी, और ऑन ओवरऑल ग्रोथ एज अ थीम एज कंपेयर टू वैल्यू इज समथिंग हम यहाँ से काफी एक्साइटेड है इवैल्यूएट करने के लिए। ओके वैभव जी, आज एक और चीज़ हुई, आई थिंक आज गोल्ड में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है, उसको बाजार सेलिब्रेट कर रहा है। आई थिंक जो लोग मल्टी एसेट अप्रोच लेके गोल्ड्स पे भी थे ETFs के जरिए लॉन्ग, उन्होंने पैसा बनाया अच्छा। आपकी राय क्या थी, गोल्ड को एज अ गोल्ड प्ले करें या फिर आपके पास NBFCs हैं प्ले करने के लिए, या फिर टाइटन, इस स्ट्रेंथ को इस चंक को आप कैसे प्ले करना चाहेंगे, आपका व्यू क्या है यहाँ पर? ठीक, ऑल ऑफ दीज थ्री आर डिफरेंट। गोल्ड यूजुअली हम देखते हैं तो वो डिफेंसिव बेट कहलाता है। डिफेंसिव क्यों कहलाता है कि जब जनरली ग्रोथ वीकेंड होता है ग्लोबली, और जहां हमें सर्टेनिटी नहीं रहती है काफी जगह पे अर्निंग्स की, तो एज अ डिफेंसिव मैकेनिज्म और डिफेंसिव एसेट एलोकेशन हम गोल्ड में जनरली पैसा देखते हैं। अगले नेक्स्ट 6 मंथ्स में जब ग्रोथ के नंबर्स रिवाइज हो गए डाउनवर्ड, आई थिंक तब तक ये बॉयंट रह सकते हैं गोल्ड के प्राइसेस। विद रिस्पेक्ट टू NBFC सेक्टर, आई थिंक जिस हिसाब से जब ब्याज दरें बढ़ी थी तब NBFCs काफी प्रेशर में आई थी। हमें लगता है कि अगर ब्याज दरें यहाँ से घटती है तो NBFC में एक नेचुरल बेनिफिशियरी आ सकता है इन टर्म्स ऑफ द टेलविंड ऑफ मार्जिन्स। नाउ ऑफ कोर्स उसके फंडिंग कॉस्ट में हमने इन द प्रीवियस वेरी इमीडिएट हिस्ट्री देखा था थोड़ा प्रॉब्लम, नॉट प्रॉब्लम बट आई थिंक कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज गोइंग टू गेट इंक्रीज्ड फॉर NBFCs। बट अगर ओवरऑल ब्याज दर नीचे आती है तो वो स्प्रेड आई थिंक वो मेंटेन कर पाएंगे फ्रॉम हियर ऑनवर्ड। सो NBFC एक पॉकेट है जो अभी तक जो मंदी चल रही थी, आई थिंक हम यहाँ से थोड़ी प्रोबेबली तेजी देख सकते हैं ओवर द नेक्स्ट 6 to 12 months इन अ डिक्रीजिंग एनवायरनमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। अच्छा, एक सेक्टर जिसकी अभी तक बात हुई नहीं, जिसने आज लीड किया मार्केट को, IT, क्योंकि मार्केट को शायद आज वो मिल गया जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, या सबसे ज़्यादा बेस्ट केस सिनेरियो था कि US में रिसेशन भी ना हो और रेट कट भी शुरू हो जाएं। अब अगर ये दोनों वाकई में हो गए तो कितना इस मार्केट ने ऑलरेडी पचा लिया इस चीज़ को, यहाँ से IT में अब आपका क्या स्टांस रहेगा? IT में अगर वैल्यूएशंस देखें इंडिपेंडेंटली, फॉरगेट अबाउट कि US में क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंटली अगर वैल्यूएशन देखें तो एवरेज के थोड़े प्रीमियम पे चल रहे हैं। एट द सेम टाइम जब अभी हम अगर US की अनसर्टेनिटी देखते हैं कि जहां ग्रोथ वीकन होना है रादर देन गेटिंग बेटर, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में हमें लगता है कि थोड़ा प्रॉब्लम रह सकता है। एट द सेम टाइम जनरेटिव AI किस हिसाब से हम उसका मूल्यांकन करें, किस हिसाब से उसका इफेक्ट देखें कि सर्विस प्रोवाइडर्स पे आ सकता है, ये अभी तक काफी बड़ी अनसर्टेनिटी है हमारे हिसाब से। सो पॉसिबली है कि इन द शॉर्टर टर्म बिकॉज के रेट कट की संभावनाएं आ सकती है, इसलिए एक नीजक रिएक्शन देखा है हमने IT में। बट फ्रॉम बिजनेस स्टैंड पॉइंट हमें लगता है कि अगर ये दो चीज पे अगर हमें क्लैरिटी मिल सकती है तो हम देख सकते हैं टू बी लिटिल बुलिश, बट तब तक वी विल प्रोबेबली अवॉइड। कमेंट्री बेसिकली आप कह रहे हैं कंपनियों की तरफ से पॉजिटिव आने दे, वो डेटा देख ले, उसके बाद आप शायद अग्रेसिव तेजी करेंगे। अच्छा, बैंकों में जो हम इस समय देख रहे हैं कि निजी बैंकों में जोरदार खरीदारी और PSU बैंक्स भी पीछे नहीं हैं, आप अपने आप को कैसे पोजीशन करेंगे इन दोनों अपॉर्चुनिटीज के बीच, वैभव जी, प्राइवेट वर्सेस PSU में? PSUs का परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन रहा है ओवर द लास्ट 1.5-2 years। उसका कारण भी आई मीन राइटली सो कि बुक्स क्लीन अप हो रही है, काफी रिकवरी हो रही है। बट फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स हमें लगता है जब FPI का पैसा विच वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमें अपेक्षा है कि वो आ जाएगा, तो सबसे पहले आई थिंक प्राइवेट बैंक्स में आएगा। और जो वैल्यूएशन डिफरेंशियल जनरली जो PSU और प्राइवेट बैंक्स में रहता था, आई थिंक वो काफी नैरो हो चुका है। सो अगर हमें फ्रेश नेक्स्ट 12 months 24 months की बात करते हैं तो हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा प्राइवेट बैंक्स में एंड देन प्रोबेबली एट द PSU बैंक्स। ओके, अच्छा वैभव जी, ऑटो चला, आई मीन अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो बहुत स्ट्रॉन्ग मूव ऑटो में है, ऑल टाइम हाई पे इंडेक्स और ट्रेड कर रहा है। अभी ऑटो में भी कोई धड़ा अगर पकड़ के चलना हो स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ, अभी एक जनाब मुझसे ट्विटर पर पूछ रहे थे, जनाब कि मैं मारुति लेके बैठा हूँ, सब चल रहा है, मारुति क्यों नहीं चल रहा है? अलग अलग चॉइसेस हैं। आई मीन टायर एट ऑल टाइम हाई, M&M एट ऑल टाइम हाई, TVS मोटर्स ने स्ट्रॉन्ग मूव दिया, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प,
अभी यहाँ से और अगर थोड़ी सी अच्छी रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन रखनी हो तो इसी चंक को आप बाइसेट करके कैसे प्ले करना चाहेंगे, कोई पर्टिकुलर सेगमेंट? तो फ्रॉम एन ओवरऑल ऑटो पर्सपेक्टिव हमारा व्यू बुलिश है एट दिस पॉइंट हम टू व्हीलर्स पे खास करके, जहां हम अंडरलाइंग रूरल रिकवरी थोड़ी देख रहे हैं और उसी के चलते हमें लगता है कि ज्यादा मोमेंटम और नंबर्स में ऑन अ मंथली बेसिस टू व्हीलर्स में अच्छा रहेगा। ऑफ कोर्स ये स्टॉक्स काफी अच्छी तरह से चले हुए हैं लास्ट 6 मंथ्स में, बट हमें लगता है कि मोमेंटम स्ट्रांग है, बिजनेस परफॉर्मेंस भी बेहतर हो रहा है और उसी के कारण हमें लगता है कि ये कंटिन्यूड रहेगी इन टर्म्स ऑफ द मूवमेंट। विद रिस्पेक्ट टू फोर व्हीलर्स का अगर पैसेंजर व्हीकल्स का है तो बहुत ही कशमकश है बिटवीन इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइब्रिड व्हीकल्स एंड ट्रेडिशनल आइस व्हीकल्स। सो जब तक वो स्टेबलाइज नहीं होता है, जब तक हर एक इंडिविजुअल कंपनीज के फ्रेश न्यू मॉडल्स की लॉन्च पे हमें क्लैरिटी नहीं मिलते हैं, तब तक हम इस सेक्टर को एज कम्पेयर टू टू व्हीलर्स अंडरवेट रखेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीवीज में हमें लगता है कि हम टुवर्ड्स दी साइकिल, इंटरमीडिएट साइकिल टॉप पे है, यहाँ से थोड़ी करेक्शन की संभावनाएं बन सकती है। ओके, चलिए वैभव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए, अब आज एक और जो सुबह चर्चा अधूरी रह गई थी और जो डिबेट का इशू बना हुआ है और वो बहुत इंपॉर्टेंट इशू था आज था और अब तक सॉल्व नहीं हुआ है, वो सुबह था, वीरू ने पूछा था कि मतलब हमारी डिबेट इस बात पर हो रही थी कि दिल्ली का गोलगप्पा बेटर है या मुंबई की पानी पूरी। मैंने वो देखा था और आज शिवांगी का ट्वीट देखा था। हाँ, शिवांगी ने ट्वीट किया था उसके ऊपर, क्योंकि अमित सेठ जी थे और मैंने, अब राजेश जी हंस रहे हैं तो राजेश जी, इसमें एक और चीज़ जुड़ गई थी कि वो, क्योंकि कलकत्ता वाले कहते हैं इशू क्या है, वो पुचका जो है ना, अच्छा मैंने पुचका खाया हुआ है वैसे एक चीज़ है, सबकी अपनी, मैं अपना एक भी बताऊँ, सबका अपना एक अलग अलग टेस्ट है। और मैं मतलब ठंड में आप जाएंगे तो दिल्ली की पानी पूरी खाइए, वैसे मानसून में आएंगे तो मुंबई का पानी पूरी खाइए, और कोलकाता का पुचका तो खैर अक्रॉस द बोर्ड फेवरेट है। राजेश जी, आप इस डिबेट में कहाँ पर हैं? मैंने शिवांगी के पोस्ट पे कमेंट किया है कि कोलकाता से बेटर कुछ नहीं है पुचका। पुचका के दूसरे मामलों में नहीं बता रहा हूँ, पुचका के मामले में कलकत्ता से बेटर कुछ नहीं है। मैंने कलकत्ता के भी खाए, कलकत्ता में तो हुई रेगुलरली खाता हूँ, राजस्थान में भी खाए हैं, दिल्ली में भी खाए हैं, मुंबई में भी खाए हैं, बट मेरा अपना ये अनुभव या मेरी पसंद जो है वो कलकत्ता के पुचकों की तरफ ही रहेगी और मैं समझता हूँ कि उससे बेटर एटलीस्ट उसमें नहीं हो सकता है। बिल्कुल वीरू, मैं एक चीज मैं कहूंगा वैसे, लेकिन मतलब ठीक है पुचका खैर अच्छा है, लेकिन ओवरऑल कोलकाता का स्ट्रीट फूड्स का कोई मुकाबला नहीं है वैसे। वो जो वहाँ पे अंडा रोल मिलता है और वो जो मोमोज मिलते हैं और पुचका वगैरह जो है उसका वैसे मतलब कोई मुकाबला नहीं है। हमारा इन्वेस्टर कैंप हुआ करता था और मैं कलकत्ता गया था और बाई चांस की बात है कि मैं उसी वीकेंड पे गया था जिस वीकेंड पे डीमोनेटाइजेशन आया था, ठीक है ना। अब आप सोचिए, मेरा स्ट्रीट फूड खाने का मन कर रहा है और मेरे जेब में 1 रुपया नहीं है जो मतलब चल सके। मेरे पास वो सारे पुराने 500 के नोट थे, 500 और 1000 के पुराने नोट थे, वो एक चलने को तैयार नहीं। और उस समय तो खैर ना पेटीएम वीटीएम कुछ नहीं चलता था उस समय तो कैश ही चलता था। तो खैर बाई लक कुछ लोगों ने मुझे पहचान लिया वहाँ पर और मेरे को जो खाना था वो मतलब मुझे उन्होंने खिला दिया, हाँ ऑन द हाउस खिला दिया वो तो वो। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा था वहाँ का स्ट्रीट फूड। और गोलगप्पा, पानी पूरी, पुचका, आप जो भी कहें ना, ऑनेस्टली मुझे लगता है कि मैं एब्सोल्युटली स्टेट एग्नोस्टिक हूँ। मेरे को उस फॉर्म में कुछ कहीं से भी कुछ भी मिल जाए, मैं तीनों टाइम खा सकती हूँ, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट। नहीं, मैं गोलगप्पे का बहुत शौक, हर्षदा गोलगप्पे का बहुत शौकीन हूँ। क्यों? एक तो स्वाद और लाइट भी। तो मैं जब मुंबई में था 2018 के बता रहा हूँ, तो मैंने पूछा, एक शख्स आए थे वहीं पर ही, मैंने कहा मुझे अच्छा सा एक गोलगप्पे खाने, तो मुझे बैंड्रा ले गए, वो हिल्स की तरफ ऊपर जाते हैं, वहाँ पे जगह गया ले गए होंगे आपको। तो वो गोलगप्पे के, हाँ, तो वो गोलगप्पे के अंदर उन्होंने मेरे को मटर भर के खा दिया, तो मेरा दिल हो गया। वो रगड़ा बोलते हैं उसको यहाँ पे। तो उसके बाद मैंने फिर मुंबई में कभी उसको आप मना कर सकते हैं, आप उसको रगड़ा की जगह कुछ और उसको बोलोगे तो वो भी डाल देगा, वैसे ऐसा नहीं है। अगली बार आइएगा, वीडियो में जैसा बता रहा था, मैं आपको खिलाऊंगा अच्छे से। और बाकी तो खैर क्या बोलें आप, मतलब ये तो खैर डिबेट चलती रहेगी। पुचका भी खाना पड़ेगा। हाँ, अब
अब पुचका भी खाना मानस, पड़ेगा। मैंने भी शिवांगी जी को मैसेज किया, मैंने कहा आपने अभी मुंबई दिल्ली का झगड़ा, दिल्ली मुंबई का झगड़ा खत्म नहीं हुआ था, आपने कलकत्ता को भी डाल दिया। हाँ मानस, लखनऊ वाले इसमें कुछ व्यू रखते हैं क्या मानस? सर हम व्यू नहीं रखते हैं, आप लोग जितनी भी बात करिए डिस्कशन कर लीजिए, लेकिन लखनऊ से अच्छी चाट कहीं नहीं मिलेगी। तो कभी भी लखनऊ आइए तो आपको कलकत्ता से अच्छी उसके अच्छे वो जो पानी पुचके हैं और बॉम्बे से अच्छी बताशे खिलाएंगे। वीरेन जी तो बिल्कुल मेरे ख्याल से खा चुके होंगे लखनऊ की चाट। आप गूगल पे जाके देखेंगे तो लखनऊ से अच्छी चाट आपको इंडिया में मिलेगी। हाँ, एक और चीज आ गई, एमपी में पानी पताशे बोलते हैं। तो पानी बताशे उत्तर प्रदेश में, ये यूपी में भी पानी बताशे। हाँ पानी बताशे, तो वो मतलब देखिए जहाँ जहाँ जा रहे हैं, एक कितना ब्यूटीफुल देश है हमारा। एक ही चीज़ को हम अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से बुलाते हैं, लेकिन और उस पर भी डिबेट चल रही है कि कौन सा बेटर है कौन सा बेटर नहीं है। चलिए खैर अब मार्केट पे आते हैं, ये तो खैर डिबेट चलती रहेगी। मार्केट ठीक है एकदम 21,173। अनुज, हाँ बोलिए। कविता जी का मैसेज आ गया, कार्यक्रम वो दूर से बैठ के देख रही हैं। कह रही इंदौर स्वाद की कैपिटल, और उनका ही मैसेज आ गया। मतलब कोई भी इस जो डिस्कशन से दूर रहना नहीं चाहता। तुरंत मैसेज। इंदौर के पोहे से बेटर कुछ नहीं है वैसे ब्रेकफास्ट में, खाली अगर ब्रेकफास्ट की बात हो रही है तो इंदौरी पोहा उससे बेटर, मतलब जो अगर ढंग से इंदौरी पोहा बना सकता है ना, बस फिर मैं रोज खा सकता हूँ। मतलब अगर आप मुझे बोले ना एक ब्रेकफास्ट जो आप रोज खा सकते हैं वो है इंदौरी पोहा। चलिए बहुत हो गया पानी पुचका, वैसे ही मुंह में इतना पानी है कि पूछे मत। अनुज, स्ट्रैटेजी। बिल्कुल स्ट्रैटेजी पे आ जाते हैं वीरू अब, और बात कर लेते हैं। देखिए स्ट्रैटेजी मेरी वही सिंपल, लॉन्ग कैरी करके जाएं। और इस मार्केट में क्या होगा ना, मैक्सिमम क्या होगा, एक आपको कल गैप डाउन मिल जाएगा मैक्सिमम, वर्स्ट के सिनेरियो में। वैसे वो नहीं आएगा, गैप अप ही मिलेगा आपको। आज यूएस में भी फॉलो थ्रू रैली होगी, क्योंकि यूएस में भी ये मैक्रो रैली है, ये रुकेगी नहीं इतनी आसानी से। आज आपको यूएस में फॉलो थ्रू रैली देखने को मिलेगी। इसका मतलब कल आपको एक फॉलो थ्रू रैली देखने को मिलेगी। 2 दिन की तेज़ी अभी भी बाकी है इस मार्केट में, वो मैक्रो तेज़ी के हिसाब से। हाँ अब ये चीज़ है कि ये तेज़ी उतनी नहीं है जितनी इलेक्शन के बाद की तेज़ी थी, क्योंकि इलेक्शन के बाद की तेज़ी हमारी खुद की थी, वो हमारा खुद का मैक्रो ट्रिगर था। ये अमेरिका का मैक्रो ट्रिगर है, लेकिन उससे पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट आ रहा है, तो इसके लिए ट्रिगर ये भी मैक्रो है, लेकिन वो वाला हमारा खुद का मैक्रो ट्रिगर था। इसके लिए वहाँ और ज़्यादा बड़ी, वहाँ 1600 पॉइंट की रैली हुई बैंक निफ्टी में, आज 800 पॉइंट की हुई। उस दिन शायद निफ्टी में 400 पॉइंट की रैली हुई थी, आज 250 पॉइंट की हुई। लेकिन अभी भी 2 दिन की रैली बाकी है। 21,500 से पहले निफ्टी पर और 48,500 से पहले बैंक निफ्टी पर। मेरे ख्याल से तो आपको प्रॉफिट नहीं बुक करना चाहिए। मैक्सिमम वर्स्ट के सिनेरियो में अगर कैप डाउन हो भी गया, अगर आप इस मार्केट के ट्रेंड पे कॉन्फिडेंस रखेंगे ना, पैसा तब भी बनेगा आपका। कल नहीं बने भले ही, लेकिन 3 दिन बाद बनेगा। लेकिन अगर आपको कल की कल ही पैसा बनाना है तो कैरी करें लॉन्ग पोजीशन, क्योंकि ये गैप अप के चांसेस हैं कल भी। तो एक और गैप अप की तैयारी और तेजी की पोजीशंस बेसिकली आपको कैरी करनी है। चलिए अब BTST ट्रेड या STBT, गाबा जी बताइए। मुझे लगता है लेना चाहिए इंडियन होटल, अच्छा लग रहा है मुझे। 440 पर ट्रेड कर रहा है, स्टॉप होगा करीब समवेयर क्लोज टू 435, टारगेट 450। यस, अपने मिलना चाहिए इंडियन होटल। ओके चलिए, तो इंडियन होटल्स आपकी स्क्रीन पर 440 पर। रचना जी आपका ट्रेड? जी मेरी तरफ से अपोलो हॉस्पिटल्स के फ्यूचर्स में लॉन्ग रहेगा। हम यहाँ पे एसएल लगाएंगे 5500 पे और अपसाइड पे हमारा टारगेट होगा 5570। इंडियन होटल्स और अपोलो हॉस्पिटल्स अब तक की 2 ट्रेड्स यहाँ पर। शिल्पा जी आप क्या कैरी कर रही हैं? जी BTST रहेगा औरो फार्मा में। औरो फार्मा का फ्यूचर्स 1052 पे ट्रेड कर रहा है। 1030 के स्टॉप लॉस से इसमें लॉन्ग रहिए। टारगेट जो रहेगा 1100 से लेके 1130 तक। तो औरो फार्मा भी रेडार पर आ गया। मानस आप क्या पिक करेंगे? AU बैंक को लेके जाएंगे। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट हुआ है, तो अब शायद एक स्मार्ट मूव देखने को मिल सकता है। तो AU बैंक के फ्यूचर में खरीदारी करिए, 749 का स्टॉप लॉस लगाइए और 780 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके जतिन जी आपके कैरी करेंगे कल फ्राइडे मॉर्निंग के लिए? कल के लिए BTST ट्रेड में बाय लेना चाहूंगा ICICI जनरल इंश्योरेंस। मेरे को लगता है एक साइडवेज कंसोलिडेशन में है और आज के ट्रेडिंग सेशन में लोअर एंड ऑफ दी रेंज से एक हमें बाइंग मोमेंटम दिखा है। तो मेरे को लगता है ICICI GI लॉन्ग करके BTST लेके जाना चाहूंगा मैं। 1495 का एक टारगेट होगा और मैं स्टॉप लॉस इसमें 1450 का रेकमेंड करूंगा।
1495 के लिए तेजी की पोजीशंस यहाँ पर आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड में आप लेकर जाएंगे। राजेश जी, कुछ ट्रेड है क्या मैप्ड कल के लिए? देखिए, आईआरसीटीसी के साथ जाना चाहिए। रेलवे में तेजी बनी हुई है, दूसरे स्टॉक बहुत चल गए, ये चले नहीं है, एक तो ये फैक्टर है। दूसरा, अगर आप देखें तो इनके चारों डिवीजन, भले वो टिकट के हो, केटरिंग के हो, रेल नीर के हो, टूरिज्म के हो, सारे शानदार तरीके से चल रहे हैं। FY23 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यूज आया था, बॉटम लाइन में बढ़त आई थी। और अभी जो रिसेंट जो खबरें आई है, जैसे जोमेटो के साथ इनका करार, या फुल कोच बुकिंग, या जो कल ही आई कि ये आउटसाइड केटरिंग में भी जाएंगे, ये सब बहुत पॉजिटिव ट्रिगर्स है। मुझे लगता है छोटी अवधि में जो ट्रेडिंग की पोजीशन लेना चाहते हो, उनके लिए 830 840 का टारगेट रहेगा। लेकिन मैं यही कहूंगा कि इसमें आप डिलीवरी की पोजीशन लें और मध्यम से लंबी अवधि तक बने रहे। मुझे आश्चर्य नहीं होगा मौजूदा स्तर से 20% की तेजी बन जाए। 20% की तेजी, 790 पर है स्टॉक, 1.5% ऊपर। लेकिन आईआरसीटीसी अब तक बिल्कुल नहीं चला है, जहां पर इसका बाकी का पेयर सेट जबरदस्त गेंस दिखा चुका है। तो अब शायद चलेगा तो यही चलेगा। अच्छा, एक दो ट्रेड्स जहां पर एक्शन है, हम एनबीएफसीज की बात कर रहे थे, एमएनएम फाइनेंशियल पर वो फोकस था, लेकिन एक बार श्रीराम फाइनेंस देखिए और साथ ही साथ देखिए एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग्स भी। रचना जी, इन दोनों में ज्यादा बेहतर ट्रेड कल के लिए क्या साबित होगा? आप शायद म्यूट पर हैं। ओके, सॉरी। श्रीराम फाइनेंस की जहां तक बात है, आई थिंक दिस इज लुकिंग गुड। और यहाँ पे इस वक्त जो एक मोमेंटम के साथ मूव शुरू हुआ है आफ्टर अराउंड 2 आवर्स ऑफ कंसोलिडेशन इन द मिड डे, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ये चीज आगे कल कंटिन्यू होनी चाहिए। और कल मिड डे तक एक अच्छा टारगेट यहाँ पे बन सकता है, विच कुड बी 2150 एंड 2160। और डाउन साइड पे यहाँ पे एसएल लगाना चाहिए 2115 और ये 11 फ्यूचर्स के। ओके, चलिए अभी काम करते हैं, बट स्टिल हल्की सी टर्बुलेंस थी अराउंड आई थिंक 310, 35, 3 के आसपास, बट अगेन विन विन सिचुएशन में नजर जाता हुआ 21,190। और अच्छी खूबसूरत बात थी इस बाजार की आज, पहले बैंक से शुरू हुआ, फिर निफ्टी आईटी से शुरू हुआ, फिर बैंक ने पार्टिसिपेट किया, और एक एक करके बहुत सारे सेक्टर्स, मेटल्स और फार्मा, हेल्थ केयर और ऑटो भी ऑल टाइम हाई पे क्लोज होता हुआ। एक बार आपके स्क्रीन पे मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं मार्केट ब्रेथ रखना चाहता हूँ। मार्केट ब्रेथ बहुत शानदार है। कल जब मैं इस फिगर को यहीं पे देख रहा था, कल आईटी याद रखिएगा एकदम बैकफुट पे था, बट स्टिल ये फिगर 100 थी और आज भी 100 है। बट आप एक चीज़ देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, दैट शॉर्ट कवरिंग पार्ट वो बढ़ गया। 15 आंकड़े मतलब स्टॉक्स और है जिनमें शॉर्ट कवरिंग थी, लॉन्ग अनवाइंडिंग यानी प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी काफ़ी कम थी, शॉर्ट कम है, और आई थिंक वो थोड़े से ये फिगर कम है। बाकी कंसोलिडेटेड फिगर्स फॉर ग्रीन 145। आइए देखते हैं लॉन्ग्स कहाँ पर विजिबल थे आज। एम्फेसिस आईटी, सेल मेटल्स कल से ही स्ट्रॉन्ग मूव, इंडस टावर, इन्फो एज और गोदरेज प्रॉपर्टीज सब ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दिया। इनफैक्ट ये एक इंडेक्सिंग काफ़ी अच्छी खासी है, आईटी भी, मेटल्स भी और रियल स्टेट भी। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट, शॉर्ट कवरिंग, जैसा कि हम कल बात भी कर रहे थे, कुछ कारणों के चलते कल ओरेकल के कुछ नंबर्स ने मायूसी, अगर आप देखें, झोंकी थी स्पेस में, शॉर्टिंग हुई थी, आज कंप्लीट शॉर्ट कवरिंग। देन शॉर्ट है मैक्स फाइनेंशियल्स में, HDFC लाइफ, ये परसों चला काफ़ी था, आज बैकफुट पे है। बाकी पावर ग्रिड, पे इंडस्ट्रीज और ICICI प्रू में आज थोड़ी बहुत शॉर्टिंग थी। और जो नेक्स्ट स्लाइड थी दैट्स लॉन्ग अनवाइंडिंग, चंबल फर्टिलाइजर्स, जी एंटरटेनमेंट में आई थिंक इवेंट बेस्ड थोड़ी सी अगर आप देखें तो यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग थी, JSPL, टाटा पावर और BPCL, कुछ ऐसे काउंटर्स जहाँ पर आज थोड़ी सी सॉफ्टनेस थी बिकॉज ऑफ लॉन्ग अनवाइंडिंग। अनुज, शानदार क्लोज की तरफ बढ़ते हुए हम। बिल्कुल शानदार क्लोज, इससे अच्छी क्लोज हो नहीं सकती। और एक चीज़ मैं जोड़ना चाह रहा था इसमें, एक तो खैर बैन का अपडेट था, वो ले आते हैं, उससे पहले हाँ बैन का अपडेट ले आते हैं। चलिए, ये सेल अगेन एक दिन के लिए आया सिर्फ बैन से बाहर, फिर बैन में जाने की तैयारी। मन्नापुरम यहाँ पर 104% पोजीशन, बैन से बाहर जाने वाले काफ़ी इंटरेस्टिंग मामले हो सकते हैं। नैल्को लग रहा है आ जाएगा, और इंडिया बुल्स हाउसिंग और डेल्टा कॉप ये थोड़े से बॉर्डर लाइन केसेस हैं। एक बार शिल्पा राउत जी ने जो 570 की जुबिलेंट की कॉल दी थी, एक बार उसको देख लेते हैं। 12 रुपये पर वो कॉल रिकमेंड हुई थी, 16 से 16.5 के बीच ये होकर आई ये कॉल जुबिलेंट फूडवर्क की। 570 की कॉल ऑप्शन, यहाँ पर देखिए 18, 22 और 28 के टारगेट थे, 16 के करीब गई है। शिल्पा जी अच्छी रही कॉल, 12 रुपये पर दी थी आपने, अब यहाँ पर स्टॉप लॉस क्या एडजस्ट करें?
जी, इसको अभी ट्रेल कर दीजिए कॉस्ट पे ही, 12 पे स्टॉप लॉस ले आइए और यहाँ पे 23 पे टारगेट्स आपको शायद 1-2 दिन में ही मिल जाए। तो ये बेसिकली अब जिस लेवल पर सजेस्ट किया था वो स्टॉप लॉस है, लेकिन राइड करना है, इस ट्रेंड में अच्छी तेजी बनती दिखाई दे रही है। अच्छा जतिन जी, आज आईटी का पूरा कमाल था। अब दिग्गजों की तो हमने पहले बात कर ली, लेकिन मिड कैप में बताइए कौन सा ट्रेड आप कैरी करने के पक्ष में हैं? पर्सिस्टेंट, एम्फेसिस, बिरला सॉफ्ट, ये कुछ जो मैंने गिने हैं या मेंशन किए हैं वो टॉप गिनर्स थे आज के। इसमें से कुछ पसंद है या फिर कुछ अलग आपके रेडार पर आ रहा है? देखिए मेरे रेडार पे आईटी पैक में से कोफोर्ज मेरा प्रिफर्ड पिक रहेगा। आई थिंक प्रीवियसली भी मैंने यही काउंटर दिया हुआ है बाइंग करने के लिए। मेरे को लगता है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अराउंड 6500 तक के टारगेट से आज जो ब्रेकआउट आया है वो इन लाइन और एक्सपेक्टेड था ऑन दी अपसाइड, और कई दिनों से हम ये लॉन्ग साइड में सजेस्ट करते आ रहे हैं। तो वी वुड कंटिन्यू टू रिकमेंड कोफोर्ज ओनली फॉर टारगेट ऑफ 65 to 6600 on the upside. ओके, तो ये फिलहाल कोफोर्ज एक ज्यादा बेहतर ट्रेड है आज का, जिस पर आपका ध्यान होना चाहिए। जाते जाते कुछ और ट्रेड्स जो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। देखिए कैश मार्केट में भी भरपूर एक्शन, और आईआरएफसी, इरकॉन जैसे ट्रेड्स, एसजेवीएन जैसे ट्रेड्स, आरवीएनएल लिस्ट पीएसयू साइड पर अच्छी खासी लंबी थी। मानस, इनमें से कोई जो आपको स्ट्राइक कर रहा हो कल के लिए? देखिए जिन स्टॉक की आपने बात की उसमें एसजी1 एक ऐसा स्टॉक है जहां पर मेरा समझना है कि अभी भी पोटेंशियल है। करीब करीब 105 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। फ्रेश खरीदारी करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो प्रॉफिट बुक करने की जरूरत नहीं है। केवल स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 93.50 कर ले और पोजीशन में बने रहें। 105 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है। ओके, चलिए 5 मिनट बचे मार्केट क्लोजिंग में। एक कुछ और चीज़ों पर ध्यान देते हैं। निफ्टी ने देखिए हर्षिता, वो जो मैं सोच रहा था ना एक लास्ट स्विंग बाकी है, वो थोड़ा लेट आया लेकिन आ गया 21,206, और अब एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर बंद हो रहे हैं हम। मेरे ख्याल से करीब 30 पॉइंट ऐड हुए हैं पिछले 5 मिनट में निफ्टी में। अब 21,175 पे थे हम, अब 21,206 पर, और कल अगर और आपको मिल गया और 80-90 पॉइंट का गैप अप पॉसिबिलिटी है उसकी, तो ये और शानदार हो जाएगा। अच्छा, वैसे जी में काफ़ी रिकवरी आ गई बाय द वे लोवेस्ट पॉइंट से। वो स्टॉक जो है हालांकि वोलेटाइल अभी भी है काफ़ी, लेकिन लोवेस्ट पॉइंट से वहाँ पे रिकवरी आई। लेकिन आज का स्टॉक ऑफ द डे क्लियरली मेरे ख्याल से है एम्फेसिस, करीब करीब 8% की गेन यहाँ पर, और उसके अलावा क्लोज सेकंड रहेगा मेरे ख्याल से M&M फाइनेंशियल। यहाँ पर भी टुवर्ड्स द एंड शानदार मोमेंटम, करीब करीब 7% के गेंस आए, और पूरा का पूरा मिड कैप IT स्पेस। अच्छा, दो और स्टॉक्स देख लेते हैं। और राजेश जी, अगर इस पर आपका कोई व्यू हो तो, काफ़ी समय से मार्केट में डिस्कशन हो रहा है कि वोडाफोन आइडिया और इंडस टावर, इस पर बेट किया जाए। मतलब अब मार्केट में शायद आइडियाज़ की कमी हो रही है, तो ये नेक्स्ट सोचा जा रहा है लोगों के द्वारा। आपका कोई व्यू स्पेस इन दोनों स्टॉक्स पर? ये हाई रिस्क हाई गेन की बात हो सकती है दोनों पे, खास करके अगर आइडिया की बात की जाए तो ये बात तो तय है कि इनके जो सब्सक्राइबर बेस है वो अच्छे खासे हैं। थोड़ा बहुत कमी इन दिनों आ रही है 2 कॉम्पिटिटर्स के कारण से, बट फिर भी एक सब्सक्राइबर बेस है। दूसरे सरकार की इसके कुछ हिस्सेदारी है। कई तरह की खबरें बाजार में निकल रही है कि कोई इसमें स्टेक ले लेगा वगैरह वगैरह, लेकिन कोई भी ऑफिशियल न्यूज अभी है नहीं। तो मुझे लगता है कि जो हाई रिस्क वाले निवेशक हैं जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं और उनको पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा इसमें लगा सकते हैं। मैक्सिमम मुझे लगता है कि डाउनसाइड ये हो सकता है कि ये 10 रुपया हो जाए, लेकिन अपसाइड इसमें बहुत बड़ा बन सकता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि वही निवेशक इसमें निवेश करें जो थोड़ी सी रिस्क एपेटाइट इनकी अच्छी हो, और बहुत छोटा हिस्सा अपने पोर्टफोलियो का इसमें लगाएं। इस कैटेगरी में मुझे लगता है कि एक और स्टॉक आ सकता है जो है येस बैंक का, वो भी सेम स्ट्रेटेजी अपनाई जा सकती है। और येस बैंक में तो हमने देखा भी है काफ़ी एक्शन बनता दिखाई दिया था हफ्ते की शुरुआत में। आज ये ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ, आपके पूरे कैपिटल एलोकेशन का एक बहुत ही छोटा हिस्सा और जिसकी रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा हो, उसी को फोकस करना है। अनुज, क्लोजिंग पर नज़र डाल लें। बिल्कुल हर्षिता, क्लोजिंग पर नजर डाल लेते हैं और एक शानदार क्लोज की तरफ मार्केट। देखिए एक्चुअल क्लोज 21,200 से हल्का सा नीचे होगा,
लेकिन फिर भी प्रोविजनल क्लोज तो 21,200 के आसपास ही है, 21,200 के ऊपर ही है। निफ्टी बैंक में करीब 1.5% की रैली आई, लेकिन देखिए ये कहते हैं ना, जब भगवान देता है छप्पर फाड़ के देता है। निफ्टी आईटी 4% ऊपर, सीधा 4% ऊपर। और ध्यान रखिएगा ये 1.5% ऊपर खुला था, उसके बाद इंट्राडे में और 2.25% की रैली आपको यहाँ देखने को मिली निफ्टी आईटी में। मिड कैप इंडेक्स करीब 1.5% ऊपर, और स्मॉल कैप भी देख लेते हैं। स्मॉल कैप में हल्की सी अंडर परफॉर्मेंस थी आज, 0.9 को भी अंडर परफॉर्मेंस मान रहे क्योंकि मार्केट इतना चला। 1600 एडवांसिंग स्टॉक्स, 1400 डिक्लाइनिंग स्टॉक। देखिए आज लार्ज कैप का दिन था, आज आप क्लियरली विजिबल है स्टैट्स में, इंडेक्स में किस तरीके से आज लार्ज कैप ज़्यादा चले। चलिए बाकी के सेक्टोरल इंडिसेस लेकर आते हैं और देखते हैं कहाँ पर तेज़ी हुई, कहाँ पर मंदी हुई। खैर मंदी तो ज़्यादा थी नहीं, ज़्यादा तेज़ी ही थी। ऑटो में खैर 0.8% की तेज़ी थी, लेकिन उसके अलावा मेटल्स में 0.6%, FMCG 0.3%। सारा का सारा मामला जो है ना आज रिस्क ऑन का था। फार्मा भी फ्लैट था 0.18%, लेकिन उसके अलावा आप रियल्टी देखिए, ये इंडेक्स था आज ट्रैक करने का, और करीब 0.4% की तेज़ी यहाँ पर। शानदार मोमेंटम रियल एस्टेट इंडेक्स में। कैपिटल गुड्स इंडेक्स में करीब 0.5% की तेज़ी। फिनेंशियल सर्विसेज ये करीब 1.5% ऊपर। इस समय आपको PSU बैंक इंडेक्स करीब 0.5% ऊपर। चलिए निफ्टी का हीट मैप लेकर आते हैं एक बार और देख लेते हैं कहाँ पर तेज़ी रही, वो भी शानदार वाली तेज़ी। सबसे ऊपर आपको दिखाई देंगे आईटी स्टॉक्स। LTI Mindtree 4%, इन्फोसिस करीब 4%, टेक महिंद्रा भी 4%, विप्रो 3.5%, HCL टेक 3.5%। उसके अलावा इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस, ICICI बैंक, TCS, M&M, बजाज फिनसर्व, ये सभी के सभी स्टॉक्स शानदार तेज़ी के साथ बंद हुए। एक आध लूजर्स थे, ज़्यादा नहीं, पावर ग्रिड, HDFC लाइफ, नेस्ले टाइप के स्टॉक्स, लेकिन कुछ खास नहीं इनमें। चलिए हर्षिता फिर एक बार सीधा सौदा की टीम का अपडेट देख लेते हैं। और यहाँ पर आशीष और नीरज के बीच में जो टीम बनी थी, पहले लेकर आइए नीरज की टीम। नीरज की टीम में इरिडा फिर 6.5% ऊपर, परसिस्टेंट सिस्टम 5.5%, टेक महिंद्रा 3.5%, और ऑयल इंडिया में करीब 4% के गेन। आशीष की टीम और देख लेते हैं हर्षिता, और इसमें सेल में अच्छा मोमेंटम बैन से बाहर आया था। इन्फोसिस, NBFC और TCS, हर्षिता इन्होंने आउट परफॉर्म किया। तो कुल मिलाकर सब भला ही हुआ है इस मार्केट में। चौतरफा तेजी वाला सत्र 21,190 पर आपकी स्क्रीन पर वो फाइनल क्लोज, लेकिन निफ्टी सेंसेक्स ऊंचाइयों पर जाकर टिकते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ से बस अब बड़े मूव्स का इंतजार रहेगा। ये सिलसिला शुरू हो चुका है ग्लोबल फ्रंट पर। वीरू बिल्कुल, तो बेहद शानदार गुरुवार। कल निफ्टी की बैंक की एक्सपायरी थी, ठीक ठाक हुई, और आज बेहद ही शानदार। अच्छा, आज पुचके की बात बहुत हुई, गोलगप्पे की बात बहुत हुई, पानी पूरी की बात हुई। अनुज और मुझे और हर्षिता को एक बार टैग कीजिएगा, अगर आपको शाम को घूमना फिरना हो, चाहे मुंबई में हो, चाहे कलकत्ता में हो, या दिल्ली में हो, या हो आप इंदौर में, टैग कर दीजिएगा। एक फ़ोटो तस्वीर खींच के। हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम 2 दिन से ऑलरेडी खा रहे थे। कल होगी फिर मुलाकात शुक्रवार, यानी इस हफ्ते के सबसे शानदार दिन पे। आप सभी से हमारी सुबह पैनल की अनुज, मैं, हर्षिता, नीरज और आशीष सुबह मॉर्निंग कॉल में, उसके बाद मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए